तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा अपना इनइक्वालिटी का अगला लेक्चर है। तो देखते हैं और शुरू करते चलिए। उससे पहले मैं कुछ आपका कॉमन डाउट्स 4-5 जने मेरे को पूछे ये चीज तो बता देता हूँ। बोले सर मैंने तो कुछ और एग्जाम्स के नाम सुने, KVPY टाइप का या फिर दूसरे ओलंपियाड्स वगैरह। ठीक है, वो देखो एग्जाम्स जितने भी है उसका मैं अलग सा एक वीडियो बना करके इसी हफ्ते के वीकेंड में मैं आपको दे दूंगा। क्या क्या एग्जाम्स आपके देश में आपके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, प्रोवाइडेड उन एग्जाम्स को छोड़ के जिन एग्जाम्स के थ्रू आप फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हो आफ्टर 12। ठीक है, उनको मैं नहीं ले रहा, उनको छोड़ के, क्योंकि उनको अगर आपको देना है और उसको क्रैक करके जाना है तो वो आप आईटी में जाके ही जा सकते हो। ठीक है ना, अब जानते हो बहुत सारे आईटी टॉपर आज MIT में है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से जाना है आपको उधर कॉलेज जाकर के पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, मैं वही एग्जाम्स को इंक्लूड करूंगा जो आज के देश में हमारे इंडियन गवर्नमेंट हमारे बच्चों के लिए कंडक्ट कराते हैं और सिलेक्ट करके लेके जाते हैं इंडिया के टॉप। ये बात नहीं करूंगा, ये सब फिजूल बात नहीं करूंगा कि सर साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे। अभी साइंस ले चुके अपन, साइंस का इंसान है तो साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और साइंस के थ्रू एक अच्छा बच्चा क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकता है उसी के बारे में बात करेंगे, और जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में बात करेंगे, फिजूल के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो जितने भी एग्जाम्स गवर्नमेंट कंडक्ट कराता है वो सारे एग्जाम्स अपन बात करेंगे, और वो एग्जाम्स को क्रैक करने का स्ट्रेटेजी क्या होता है और मोटिव। अगर अच्छे से मैं आपको बताऊं ना कि जितना भी एग्जाम्स में लिखूंगा उस वीडियो में, आप ध्यान से समझ जाइएगा, उन सब का बाप है JEE एडवांस, उन सब का बाप है JEE एडवांस। ठीक है, उससे बड़ा एग्जाम इस देश में नहीं होता है। ठीक है, UPSC IAS को छोड़ दो, ठीक है, वो तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, बट 12th लेवल में उससे टफेस्ट एग्जाम हमारे देश में नहीं होता है। आर्ट्स कॉमर्स तो छोड़ दो, वो तो बाहर में गया, वो तो पहले ही आपसे हार मान गया। ठीक है, वो क्या बात करेंगे, वो तो जलते रहते क्योंकि इंजीनियर सारे उनका नौकरी खा जाते हैं। ठीक है ना, कंपटीशन करके हार जाते इसलिए जलते रहते, वो तो छोड़ दो पहले। बट साइंस के बात करूं तो पूरा दुनिया में अगर आप देखोगे तो JEE एडवांस से टफेस्ट एग्जाम नहीं है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन पेपर का कैटेगरी देखो, उस लेवल से देखो, या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से देखो, दोनों में ये काफी डिफिकल्ट एग्जाम है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड माना जाता है। तो जितने भी एग्जाम्स लिखेंगे उन सब का बाप वही है, उसका तैयारी करोगे तो और किसी का तैयारी करने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी सारे जो है वो अपना आप निपट जाएंगे, एक्सेप्ट ओलंपियाड्स। स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ओलंपियाड जो होते हैं, जैसे मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायो ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, जूनियर साइंस ओलंपियाड देने का तो समय चला गया, 14 साल से ऊपर हो गया। बाकी 5 ओलंपियाड आप दे सकते हो 11th में। अभी सिलचर में कौन कौन से ओलंपियाड के फर्स्ट स्टेज होता है वो भी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। मैथ्स का होता है इतना पता है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एस्ट्रोनॉमी का होता है या नहीं पता। बट वो ओलंपियाड तैयारी उसको शायद आप तभी क्रैक कर पाते अगर आप क्लास 7 और 8 से लग जाते अच्छे से। ठीक है, 7-8 से अगर लग जाते तभी हो पाता, बिकॉज वो जो है वो JEE एडवांस से भी काफी ऊपर लेवल का एग्जाम है। ठीक है, काफी डिफिकल्ट है, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। देखो ठीक है ना, इंडिया के पूरा हर कंट्री से 6 बच्चा जाता है अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने, फिर जाकर के इंटरनेशनल लेवल में जाके फाइट मारता है, जैसे ओलंपिक होता है गेम्स में। ठीक है, इसी प्रकार से सब्जेक्ट्स में ओलंपियाड्स होता है, तो वो तो डिफिकल्ट है, वो मान सकता हूं मैं, और उसका सिलेबस भी अलग है। जैसे कैलकुलस अपन JEE एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, सबसे ज्यादा आता है ना, 12 के मैथ्स में सबसे ज्यादा आता है कैलकुलस। तो कैलकुलस तो है ही नहीं ओलंपियाड के सिलेबस में, उधर ज्योमेट्री है, कॉम्बिनेटोरिक्स है, फिर अलजेब्रा है और आपका बेसिक नंबर थ्योरी है। तो उस चीज को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उस चीज को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ओलंपियाड वो सेपरेट है, उसको आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। अपन उसको छोड़ के और फॉरेन एग्जाम्स को छोड़ के बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हमारे देश में होते हैं उसी सब का बात कर रहे हैं। ठीक है, वो करेंगे आज के वीडियो में नहीं, एक और वीडियो बना करके अलग सा मैं आपको दे दूंगा। और उन सबको क्रैक करने का क्या आप अभी क्रैक करेंगे, मतलब ये नहीं कि आप कोटा जाकर पढ़ के कैसे क्रैक है। भाई कोटा अगर जाओगे तो उधर आपका इंस्टीट्यूट आपको सब कुछ कर देगा। ठीक है, उधर आपको हजारों मास्टर मिल जाएंगे और एक से एक बड़े मास्टर मिल जाएंगे और उधर आपको कुछ करने का वो अलग बात है। मेरा स्ट्रेटेजी वही है कि अपन जो है अपन सिलचर में बैठ के किस प्रकार से उस चीज को निपटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलचर का हालत सभी को पता है। ठीक है ना, जब 2 साल में एक आईटीआर निकलता है, अभी बस मिशन एक ही है कि हर साल में कैसे आईटीआर्स का नंबर को बढ़ाना जाए। ठीक है, वो नीट में तो हमारा काम कोई है नहीं। ठीक है, बट उसको कैसे रेशियो को कैसे इंक्रीज करे वही है सब, हमारा तो एम वही है।
और कुछ नहीं। चलो, तो ये एक बात हो गया, इस टॉपिक में बात करूंगा और उसके रिलेटेड कैसे तैयारी करना है वो चीज आप समझ जाना है आप, ठीक है। देखो, तो मुद्दे का चीज अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक और डाउट मेरे को आता है, सर फोर्थ सब्जेक्ट तो आपने बना है, रखना ही नहीं है। मैंने रखना नहीं है ऐसे नहीं बोला, देखो वीडियो में, ठीक है, आप गलत मतलब मत निकालो उसका, रखना नहीं ऐसे मैंने बोला है कि मेरे को पसंद नहीं है। अगर कोई बच्चा अभी से डिसीजन ले सकता है, तब तो उसको अगर बायो पसंद ही नहीं है, पढ़ना पसंद ही नहीं है, रटना पसंद ही नहीं है, इतना बड़ा बड़ा नाम याद रखना पसंद ही नहीं है, तो बाहर में गया, ठीक है, वो तो पहले से ही बच गया। मैं तो बोलूंगा कि बच गया, उसका समय बच गया, सब कुछ बच गया, सब कुछ बच गया। और कोई बच्चा अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वो जितना जल्दी डिसीजन लेगा उसके लिए उतना ही बेटर रहेगा। बट उन दोनों सब्जेक्ट को साथ साथ लेकर के चलना ये बहुत बड़ा खतरा है, पहले बता रहा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ सब्जेक्ट जैसा घटिया चीज और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बच्चा आपके अंदर इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या पता मैं जो 3 सब्जेक्ट लेके चलूंगा उन तीनों सब्जेक्ट में किसी में भी अगर मेरा एक नंबर थोड़ा सा कम हो गया तो फोर्थ सब्जेक्ट उस नंबर को शायद बचा लेगा और परसेंटेज में कोई मैटर नहीं करेगा, उस चीज को सोच के अगर फोर्थ सब्जेक्ट लेके जा रहे हो तो अब लेके जाओ, ठीक है। अगर ये डाउट किसी बच्चे के अंदर आता है कि मेरा 3 सब्जेक्ट में से अगर कोई भी एक खराब हो गया तो वो लग सकता है, ठीक है। उतना कॉन्फिडेंट मैं उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंट होता है कि 3 पढ़ रहा हूं तो इस प्रकार से पढ़ूंगा तभी खराब होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा नंबर कम आ जाए तो परसेंटेज इशू ना हो, इसीलिए बच्चे रख देते हैं, ठीक है। बट अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखूं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान से देखूं तो जनाब आप नीट और जेई, ठीक है, दोनों को एक साथ साथ नहीं निकाल सकते। अब जानते हैं अभी एम्स का एग्जाम बंद हो गया 1 साल से, एम्स का एग्जाम अगर बंद हो गया तो एम्स नीट में इंक्लूड हो गया, तो नीट का लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा या तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। पिछले साल 520 720 का पेपर होता है ना, 180 क्वेश्चन रहता है, 3 आवर में करना होता है, 720 4 into 180 720 का पेपर होता है। उस 720 में 520 530 कट ऑफ जा रहा था, कट ऑफ 520 530। मैं जो बोलता हूं क्या बोलता हूं ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना, स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझो। किताबें कौन से पढ़ने, फर्जी किताब नहीं पढ़ना है। प्रदीप, फिर आपका प्रदीप होता है एक फालतू किताब, मैंने अपना जिंदगी में जितना देखा, प्रदीप होता है, मॉडर्न अप्रोच, एबीसी, ये सब फर्जी किताबें, ये सब बाजारी किताबें, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बोर्ड्स के लिए ये सब किताबें, ये सब पढ़ के कंसेप्ट डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता, दिमाग बंद हो जाएगा और रटना सीख जाओगे, वो कंफर्म है, ठीक है। तो ये सब साइड कर देते, किताबें कौन से पढ़ना है जिसको पढ़ के आप अच्छा कर सकते हो, वो सारे अपन उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबका भगवान जे एडवांस, उसी को मैं जे एडवांस इधर हो गया, इधर नीट हो गया, ठीक है। उन दोनों को फोकस में रख के मैं सारे वीडियो बनाऊंगा, मतलब सारे क्या एक ही वीडियो बनाऊंगा जो अगले दिन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से क्या काम करना है। मैथ्स में तो आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो भी मिलेगा वही मोर देन इनफ है। उसके बाद कोई बुक करना चाहता हो उनको पूछ कर करना है, ठीक है। तो मैंने अपनी जिंदगी में जितना बुक सॉल्व किया है आप उसका 10% भी नहीं कर पाओगे पूरा 2 साल में, समझ में आ रहा है ना। तो पूछ के कर लेना सर, जैसे इनइक्वालिटीज ना, मैंने आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी कर लिया, अभी भी मेरे को ना लग रहा है कि इनइक्वालिटी में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है सर, ठीक है, और शायद कुछ क्वेश्चंस हो जाता तो बेहतर होता। तो वो जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो उस वक्त आपको जरूरत है वो आप आपके लिए अच्छा निकाल पाओगे या मैं आपके लिए अच्छा निकाल पाऊंगा? ऑब्वियसली मैं आपके लिए अच्छा निकाल पाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें काफी ज्यादा है आपसे, समझ में आ रहा है ना। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। मेरे साथ कितना सब्जेक्ट है? सिर्फ 1 सब्जेक्ट है और पिछले 10 साल से एक ही सब्जेक्ट है मेरे साथ, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि डिस्कस करना है, गाइड के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। इसको मास्टर नहीं समझना है, इसको दोस्त समझना है, समझ के डिस्कस करना है। बोले सर मेरा इतना हो गया, बोले सर ये फंक्शन वाला चैप्टर है ना जो आपने पढ़ा है वो सब कुछ आपने जितना पढ़ा है सब कुछ क्लियर है सर, दिमाग में जितना सवाल कराया है सब कुछ क्लियर है, फिर भी अच्छा बच्चा बोलता है तब पता चलता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, बोलते अच्छे बच्चे ऐसे करते उनके साथ उस प्रकार की मेहनत अपन, तब जाकर के पता चल रहा है, तो बोल रहा हूँ। तो बोले सर आपको ना और इस टॉपिक में ना आपने जितना कराना था तो करा दिया, इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर वगैरह सब कुछ खत्म हो गया सर, फिर भी एक भूख बाकी है सर, थोड़ा सा और फंक्शन का क्वेश्चन शायद कर लेते ना तो एक वो कॉन्फिडेंस, उस लेवल का कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप हो जाता, तुरंत अपन रातों रात उसके लिए क्वेश्चन अरेंज करके दे देते उसको, नहीं वो मेरा ड्यूटी है देना, समझ में आ रहा है ना। बट वही चीज अगर मैं पब्लिक कर दूंगा तो थोड़ी ना होगा, हर बच्चा थोड़ी ना ले पाएगा, जितना दे रहा हो उसका आधा ही हर बच्चा ले नहीं पाता, समझ में आ रहा है ना। तो वो प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको काम करना है, अगर आप काम कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उस जगह हर जगह पे मेरे को सपोर्ट करने की जरूरत है आपको, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रकार से अपने स्ट्रेटेजी से काम करो, मैं तो एक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी सेट करके देता हूँ,
ठीक है। बट इसी को जो फॉलो करके सक्सेस मिलेगा जरूरी थोड़ी ना, अपन भगवान थोड़ी ना, किसी भी रास्ते से जाओ आपको अपना मंजिल मिल सकता है, ठीक है। तो देखो ना, इसमें 520 530 जा रहा था कट ऑफ लास्ट ईयर को, अभी एम्स बंद हो गया, नीट में अभी तो 550 कट ऑफ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं लेवल वाइज टॉप करूं, डिफिकल्टी का जो डिफिकल्टी लेवल जो है ना सब्जेक्ट का, उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है ना वो जेई जो है वो काफी ऊपर है कंपेयर टू नीट। जेई का फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल कुछ अल्टीमेट है और नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल कुछ यहां तक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नीट एग्जाम खराब है और वो आसान है, देखो आसान नहीं है, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? लेवल नीचे है, मतलब क्या, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान अगर है तो अगर आप 550 ले रहे हो तो आपके बराबर और 50,000 बच्चे भी 550 लेके आएगा, ये याद रखिएगा। इसीलिए कंपटीशन बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है आप 550 आप भी जीतोगे वो भी जीतेगा, नहीं आपका 90% वो भी 90%, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे रैंक होता है, रैंक, ठीक है, रैंक होता है। एक एक नंबर पे हजार बच्चे बैठे रहते हैं, एक एक नंबर पे 1000 बच्चे बैठे रहते हैं पूरा दुनिया में, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल जो है वो नीट में कम है, बट लेवल कम होके फायदा क्या होगा, आपको तो अल्टीमेट प्रिपरेशन करना होगा, बिकॉज लेवल का अगर कम हो गया कुछ अच्छे क्वेश्चंस तो होंगे, नहीं तो वो सेलेक्ट कैसे करेंगे, वो सारे अच्छे डॉक्टर्स निकालेंगे कैसे पूरा देश से, समझ में आ रहा है ना, तो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस तो होंगे। कहां तक लेवल इजी है, ये 550 तक स्कोर करना इजी है। उसके बाद अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो आपको अच्छे लेवल का सामना करते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का सामना करते हुए। रिमेनिंग जो 150-200 नंबर बचा रहेगा ये तो डिफिकल्ट देंगे ना वो लोग, समझ में आ रहा है। अदरवाइज सिलेक्शन कैसे करेंगे। 500 नंबर लाना इजी है, 720 में 500 लाना इजी है कंपेयर टू जेई में 360 में यहाँ पे तो 720 में 500 मतलब लगभग 60-70% के आसपास जा रहा है। यहाँ पे तो 360 में 150 नंबर लाना भी हालत खराब हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो वो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे अगर 50,000 बच्चे 520 में बैठे रहते हैं तो यहाँ पे 50,000 बच्चे 120 में बैठे रहते हैं। वो है कि सब्जेक्ट का डिफिकल्टी, फिजिक्स केमिस्ट्री का डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा इधर पूछे जाते हैं ना कि इधर पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। और मैथ्स तो है ही ऑब्वियसली, ये तो मैथ्स के बिना कभी हो नहीं सकता। इसका क्राइटेरिया सुन लो गवर्नमेंट का, अगर टाई हो गया ना दो स्टूडेंट के बीच में तो सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर होता है मैथ्स। जिस बच्चे का मैथ्स में ज्यादा नंबर आया वही आगे जाएगा, उसका रैंक आगे जाएगा, ठीक है, काफी ज्यादा होता है। फिर होता है फिजिक्स, फिर होता है केमिस्ट्री, समझ में आ रहा है। और इधर है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं बायो केमिस्ट्री अच्छा है, नीट वाले सेक्शन में जाओ, मैथ्स फिजिक्स अच्छा है, इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में रहो। इंजीनियरिंग वाला सेक्शन मतलब सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना है भाई, दुनिया का सबसे, हमारे देश का सबसे अच्छा कॉलेजेस जो आना चाहता है, यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में जो है, IISER, ये सारे इंस्टीट्यूट में जाकर के अगर तेरे को प्योर साइंस लेके पढ़ना है, सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स लेके पढ़ना चाहता है, सिर्फ फिजिक्स लेके पढ़ना चाहता है, सिर्फ केमिस्ट्री लेके पढ़ना चाहता है, सिर्फ मैथमेटिक्स लेके पढ़ना चाहता है, तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जाना है। आसाम यूनिवर्सिटी में बैठ करके BSc फिजिक्स नहीं पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। तो जिंदगी ऐसे हलाल हो जाएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। उधर जाकर के पढ़ना है। और अगर उधर जाकर के सिर्फ इंजीनियर बनने के लिए सर थोड़ी ना आपको बोल रहे, सिर्फ क्यों बनोगे इंजीनियर। अरे अगर सिर्फ फिजिक्स लेके पढ़ना है तो पढ़ो ना, सिर्फ केमिस्ट्री लेके पढ़ना है तो पढ़ो ना, बट ऐसे कॉलेजेस में जाके पढ़ो, तब जाकर के जिंदगी बनेगा। ऐसे कॉलेजेस में जाकर के पढ़ो, ठीक है। एम तो बड़ा होना चाहिए ना भाई कि ऐसे कॉलेजेस में जाके पढ़ना है। अगर सिर्फ अपन BSc भी पढ़ेंगे तो ऐसा इंडिया का बेस्ट BSc के इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। BGU में जाके पढ़ो, समझ में आ रहा है ना। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इधर पढ़ना थोड़ी ना, बट अगर उधर जाना होगा आपको तो वही तो जेईई का एग्जाम क्रैक करना होगा ना, उसके बिना कैसे जाओगे, नहीं होगा। क्योंकि वो सारे कॉलेजेस, सारे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, हम उन्हीं बच्चों को लेंगे जो हायर सेकेंडरी में 95% लाते हैं, उनको नहीं लेंगे, हम जेईई क्रैक करने वाले को लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है मेरी बात। क्योंकि उनको पता है कि जो हायर सेकेंडरी में 95% लाता है वो तो उल्लू होता है, वो तो रट के लाता है। बट उसके साथ साथ अगर जेईई में लाया नंबर, तभी तो उसके पास दिमाग है, उसका प्रूफ हुआ, तभी तो उसने समझ के सब्जेक्ट को सीखा है, उसका प्रूफ हुआ। नहीं आ रहा है, इसीलिए क्राइटेरिया अलग अलग है। सारे देश में जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन है, सारे के सारे हमारे देश में या तो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो लोग, किसी टॉप इंस्टीट्यूशन है X, BSc फिजिक्स पढ़ना है आपको इसमें जाकर, या तो खुद का एंट्रेंस लेगा, खुद का अपना एग्जाम लेगा,
जैसे मैथ्स के फील्ड में नहीं होता ISI CMI, इंडिया के टॉप 2 मैथ्स का इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो दोनों के दोनों अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और वो बहुत टफ होता है। समझ में आ रहा है ना? या तो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएगा या तो JEE एडवांस के थ्रू लेगा या JEE मेंस के थ्रू लेगा, और दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये टेम्पररी मत सोचो, परमानेंट चीजें सोचो। समझ में आ रहा है ना? दूर का सोचो। समझ में आ रहा है? बड़ा सपना रखो, उल्लू की तरह मत। अगर सपना ही नहीं बनाओगे तो फिर करोगे कहां से? तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। वही 12th के बाद जाकर किसी बेटे BSc करना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलो, सपना बड़ा रखो, फाइट मारो, आराम से होगा, ठीक है? 2 साल बाद 2022 में सिर्फ आप ही चमकोगे, देखिएगा, ठीक है? ध्यान से। तो इसका लेवल इसके लेवल से काफी ज्यादा होता है, ठीक है? अभी इसका फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल इसका फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल से काफी ज्यादा होता है, बट इधर अगर आसान है लेवल तो सभी बच्चे 550 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आपको 600 650 तक पहुंचना है तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल भी कहीं ना कहीं यहां तक पहुंचाना होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज वो 550 से 650 में जंप करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए 650 तक पहुंचना पड़ेगा, और वो डिफिकल्ट सेक्शन कहीं ना कहीं ये सब पैटर्न का होता है, ठीक है? तो मुद्दे का चीज यहां से हमें क्या समझ में आया कि 12th बोर्ड के साथ साथ 11th 12th बोर्ड के साथ साथ सर अगर JEE का तैयारी हो गया, JEE एडवांस तक का, तो इस देश में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हमारे को रोक सके। समझ में आ रहा है? ये अल्टीमेट डिस्कशन से निकल करके आया, और ये मैं अगले दिन आपको बात करूंगा कि इसका स्ट्रेटेजी क्या है। पूरा पूरा सिलचर में रह के इसका स्ट्रेटेजी क्या है, सिलचर में रह के बार बार एक वर्ड यूज करना, ठीक है? अभी आंध्र प्रदेश चले गए, तेलंगाना चले गए, कर्नाटक चले गए, या फिर आप मुंबई में या फिर राजस्थान में कोटा में जाकर कहीं भी किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ के ये स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा। मेरे सिटी में रह करके क्या स्ट्रेटेजी के साथ आप इसमें बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, वो मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। और वो सेल्फ स्टडी वाला है, ठीक है? वो सेल्फ स्टडी वाला है, ठीक है? जो मैंने रियलाइज किया वही मैं बोलूंगा, ठीक है? इस वैली में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जहां से आपका सब कुछ हो जाए। समझ में आ रहा है? अगर विश्वास नहीं करना है कोई इशू नहीं है, 2 साल ढूंढ लीजिए, ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर दीजिए, ठीक है? फिर अंत में जाकर कैसे ही जब पता चलेगा तब अपना आप सामने तो आके बोलोगे नहीं, दूर से मेरे को थैंक यू बोल दोगे और बोलोगे कि शायद इनका बात पहले मान लेता तो ये 2 साल जो जिंदगी का सबसे कीमती वक्त है वो बच जाता, ठीक है? खुद से सर्च मानना है, मान, ठीक है? चलो आगे का चीज सोचते हैं, आगे का चीज सोचते हैं, आगे का चीज सोचते। एक और बात बोलना था आपको, 4 सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं बोला है कि आपको छोड़ने के लिए, ठीक है? मेरा प्रीवियस क्लास अभी जो 12th का बैच है, वो लोग जब मेरे पास 11th में आए थे तब सबका बायो था, सबका बायो था, बट एट द एंड जब 12th का बिगिनिंग हुआ या फिर 11th का एंड था, उन सब में से 2 को मैंने बोला कि मैथ्स छोड़ दे, वो मैथ्स छोड़ दिया, सिर्फ बायो लेके पढ़ रहा है, खुश है, अभी बहुत खुश है, मेरे पास नहीं पढ़ रहा है, फिर बात होता है, खुश है, और बाकी सारे के सारे ने बायो छोड़ दिए, ठीक है? ये मत सोचेगा कि सर ने फोर्स करके बायो बोला है कि छोड़ने के लिए, नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बायो मास्टर लोगों का कुछ कुछ होता है ऐसे, पता नहीं क्यों ये सब घटिया पॉलिसी लगाते हैं, बोलते रहेंगे कि 12th का मैथ्स बहुत टफ है, कैलकुलस बहुत टफ है, ये सब बहुत टफ है, सुनते रहोगे आप लोग, देख लीजिएगा, सुनते रहेंगे आप लोग, ठीक है? बायो मास्टर लोग बोलेंगे, अपना धंधा बचाने के लिए वो लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, ठीक है? बट अपन ऐसे कोई घटिया काम नहीं करेंगे, जो है सीधा सीधा बोल देंगे आपको, ठीक है? 12th का मैथ्स कुछ टफ अप होता नहीं है, ठीक है? बल्कि 11th का मैथ्स से 12th का मैथ्स और आसान होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है? अगर तरीके से पढ़े मैथमेटिक्स को, सोशल स्टडी बना के पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर तरीके से पढ़े तो 11th डिफिकल्ट ज्यादा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से 12th का मैथ्स क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि 11 में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं ना, वो सब रटा के चले जाते हैं, 12 में तो थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता है बोर्ड्स के लिए, इसीलिए डिफिकल्ट हो सकते हैं शायद। बट तरीके से देखो तो 12 में कैलकुलस वाला सेक्शन है, जिनको आता है बहुत अच्छे से आता है फार कैलकुलस में, बट जिनको नहीं आता है तकलीफ हो जाता है, बट ज्यादातर बच्चों उसमें कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा वाला सेक्शन जो कि क्लास 11th में है, ठीक है? मैंने जो फील किया। चलो दूसरा बात अगर मैं बोलूं कि दोस्त, मैंने कभी आपको ये नहीं बोला है कि आप 4 सब्जेक्ट छोड़ दो, मैंने आपको ये बोला है फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको रखना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है, ठीक है? और इंग्लिश बंगाली ये तो आपको अभी पढ़ना ही नहीं है, तो एग्जाम से पहले ही पढ़ोगे, और एग्जाम से पहले पढ़ के हो जाता है, देख भाई सामने खड़ा हो तेरा, ठीक है? 5 दिन पढ़ा 12 में सिर्फ इंग्लिश, 5 दिन, वही मम्मी का डांट सोच के 5 दिन पढ़ा एग्जाम से पहले, और
दूसरे सब्जेक्ट जो है उसमें भी 5 ही दिन पढ़ा, समझ में आ रहा है। फिर भी आराम से दूसरे सब्जेक्ट में ऐसे ही कितना 70 के आसपास आ गया था नंबर, और इंग्लिश में आ गया था ऐसे 85 86 कितना आ गया, वो मोर देन एनफ होता है, ठीक है। उससे ज्यादा लेके क्या करोगे, साइंस लिए हो, इंग्लिश और बंगाली में स्टेट हाइस्ट चाहिए क्या 12th में, ये सब नाटक छोड़ दो और ये सब्जेक्ट साइड में कर दो, ठीक है। पहले सीधा सीधा बोल रहे हैं अपन, ठीक है। अभी अगर इंग्लिश और बंगाली का ट्यूशन लेने चले गए आप साइंस के बच्चे, तब तो पानी में डूब के सुसाइड कर लो, आज ही कर लो, ठीक है, तो बेहतर है, समझ में आ रहा है ना। अगर ये सब ही करना है तो भाई पढ़ते पढ़ते समय नहीं मिलता है बच्चों को, आप इंग्लिश बंगाली का ट्यूशन लगा रहे हो तो इतना दिन क्या पढ़े हो, इंग्लिश और बंगाली इतना दिन क्या पढ़े हो, इतना दिन इतना ज्ञान लेकर के आगे ये छोटा छोटा 2 किताब नहीं खत्म कर सकता फ्लेमिंग और विस्ता जैसे किताब, क्या बात करते हो यार। ऐसे अगर करना है तो आप मत पढ़ो, ठीक है। अभी यूट्यूब है, ऑनलाइन सोर्सेज है, कहीं से चैप्टर समझना है समझ सकते हो। इंग्लिश बंगाली को साइड करो, ये 2 सब्जेक्ट में पकड़ ही नहीं रहा, ठीक है। रिमेनिंग बचता है हमारे पास कितना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अगर आपके पास बायो है तो मैंने आपको कभी ये नहीं बोला फिजिक्स केमिस्ट्री तो रखना ही होगा, ऑप्शन है आपके पास मैथ्स और बायो का। मैथ्स और बायो का अगर ऑप्शन है तो आपको क्या सोचना है, मैथ्स और बायो में देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप छोड़ दो, आप ऑब्जर्व करो। जैसे ग्रीन जोन जब तक होता है, मैं आपको बोल देता हूं, दुर्गा पूजा तक मान लो, अक्टूबर 20 तारीख तक, तब तक अगर डिसीजन नहीं हुआ ना 4 सब्जेक्ट छोड़ना है या नहीं, तो फंस जाओगे दोस्त, तब बुरे तरीके से फंस जाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। और जो फंसोगे ना, ये ट्रैप है, याद रखना, भूल भुलैया है, जो घुसता है वो निकलता नहीं, समझ में आ रहा है ना, एकदम घुस के बर्बाद होके निकलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट से डरते क्यों हो, फैक्ट्स जानना जरूरी है। तो किसी भी नए जगह पे जाने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। सच्चाई बोल रहा हूं, एक भी झूठ बात बोल नहीं रहा हूं, किसी का हिम्मत है कि बोल दे कि एक भी बात में झूठ बोल रहा हूं या फिर अपने मतलब से बोल रहा हूं, नहीं, कोई नहीं बोल सकता। बट अब ये समझना पड़ेगा दोस्त आपको कि ये फैक्ट है, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं। फैक्ट क्या बोल रहा हूं कि अक्टूबर एंड तक अभी भी आपके पास समय है ना, 3 महीना आप गुजार चुके हो मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट के साथ, या फिर अगर मैं और अच्छे से बोलूं तो केमिस्ट्री बायो और मैथ्स फिजिक्स, इन दोनों के साथ आप गुजार चुके हो, समझ में आ रहा है। ऐसे बोलने से अच्छा नहीं लगता, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, ठीक है, मैथ्स और बायो दोनों के साथ आप गुजार सकते हो। 3 महीना तो आप गुजार लिया, अप्रैल मई जून, ठीक है। अभी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीना और मैं आपको टाइम बिताने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना जानने के लिए थोड़ा सा तो टाइम उसको देना पड़ेगा ना, दोस्त, समझ में आ रहा है। तो ये चीज जो है वो आप टाइम दे दो उसको, देने के बाद सिर्फ देना नहीं है, टाइम दे दिया, पढ़ता रहा और कुछ पता नहीं चला अक्टूबर का एंड तक जाकर के, तो थोड़ी ना होगा। आपको टाइम देना है, साथों साथ ये देखना है, जैसे सर ने फंक्शन पढ़ा दिया, सर ने क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया, सर ने प्रोग्रेशन पढ़ा दिया, सर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, चलो सर जो पढ़ाए, सर भाषण तो बहुत देते हैं कि बोलते हैं सर जो पढ़ाएंगे उससे सब कुछ हो जाएगा, टेस्ट करके देखते सर को क्या वाकई होता है नहीं। टेस्ट किससे करोगे, एक ही चीज है जिसका तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और जेईई एडवांस उठाए, देखते चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब से प्रीवियस ईयर बोर्ड में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो उठाते हैं। कोई बच्चा ऐसे भी सोच लेता है कि शीट में मैं वही क्वेश्चन देता हूं जो मुझे सिर्फ आता है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर इसमें भी डाउट है तो ऑनलाइन इतना सोर्सेस है ना, या फिर किताब खरीद लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का आर्यन का पब्लिशिंग मिल जाएगा आपको, अमेज़न से मंगा लीजिएगा, ठीक है। तो शीट में तो सारे सवाल मिल जाएगा, अगर बेनिफिट डाउट के लिए मंगाना है तो मंगा लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी चैप्टर्स मैंने अक्टूबर तक करा दी, उन सब का प्रीवियस ईयर्स देखो ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्या सॉल्व कर पा रहे हो, जेईई मेंस और जेईई एडवांस का क्या कर पा रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और उधर कंपेयर टू बायोलॉजी को देखो, बायोलॉजी के जो चैप्टर्स आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया वो सब पढ़ करके, जहां से भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे टीचर से पढ़ो चाहे बुक से पढ़ो, जो भी आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हो, एक चैप्टर खत्म तो करोगे ना, खत्म करके देखो ना उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर नीट और एम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चन आया, क्या आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। एम्स
और नीट का याद रखना है। एम्स अभी मार्च हो गया, दोनों को देखना जरूरी है। और जिपमर एक एग्जाम होता है आप लोगों को मेडिकल फील्ड में, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम होता है, ठीक है। और भी होते हैं बहुत, इतना नाम नहीं ले सकता अभी। जिपमर, फिर आपका एम्स, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन चैप्टर्स का, और इधर जेईई मेंस एडवांस और बोर्ड एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करो, दोनों को करो, करके देखो किसमें कंफर्टेबल ज्यादा हो आप, किसमें कंफर्टेबल ज्यादा हो, किसमें क्वेश्चन ज्यादा बन रहे आपसे, किसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो, किस फील्ड में ना आप ज्यादा कमांड दे पा रहे हो, ठीक है। नीट फील्ड का बॉस है बायो, अगर बायो नहीं आता है तो रेस से बाहर हो, कंपटीशन तो दूर की बात है, रेस से ही बाहर हो। बायोलॉजी नहीं आता है तो डॉक्टर थोड़ी ना बन जाओगे, घंटा बनोगे डॉक्टर। अगर बायो नहीं आता है तो मेडिकल का रेस से ही बाहर हो, कंपटीशन करना तो दूर की बात है, जब रेस में रहोगे तभी तो कंपीट करोगे। और अगर जेई फील्ड में मैथ्स नहीं आता है किसी बच्चे को, वो भी रेस से बाहर है। अगर मैथ्स नहीं आता है तो रेस से बाहर है, रेस से बाहर। इंजीनियरिंग कैसे पढ़ेगा अगर मैथ्स नहीं आता है तो पास ही नहीं हो पाएगा इस सब्जेक्ट में। हर 2 लाइन में गणित आता है, हर 2 लाइन में गणित आता है, कैसे करेगा वो? कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। पूरा इंजीनियरिंग का लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स ही है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आप ध्यान से अगर मैं देखूं, बायो स्ट्रांग है। अगर एट द एंड ऑफ अक्टूबर आपको ये लग रहा है कि बायो में ज्यादा कमांड है, बायो का प्रीवियस ईयर ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हो कंपेयर टू मैथ्स, तो तुरंत ऑप्ट करो बायो को। समझ में आ रहा है? कोई इमोशन नहीं, कोई इमोशन नहीं। बोले सर आपका पढ़ाई तो बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ एक बॉन्डिंग हो गई, कोई बॉन्डिंग नहीं, तुरंत तोड़ो उस बॉन्ड को, आपका जिंदगी के लिए बेहतर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई इमोशन नहीं। और अगर बायो कमांड ज्यादा नहीं है, मैथ्स पे कमांड ज्यादा है, तब तो जैसे चल रहा है चलने दो, क्या इश्यू है? समझ में आ रहा है ना? और पढ़ते रहो और तुरंत बायो को क्विट मारो। क्यों? क्योंकि ये बहुत, मैथ्स ऐसा गंदा सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स अगर 4 सब्जेक्ट में तो रख भी देगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ ट्यूशन का टाइम जाएगा। और बायो का रख दिया ना तो ये ट्यूशन के साथ साथ जो इसका प्रैक्टिकल आता है ना, हरामी प्रैक्टिकल जान मार देगा तुम्हारा, याद रखेगा भाई। 5-5 10 घंटा तो हफ्ते में हो गया आपका ट्यूशन, ठीक है। 2 क्लास हो गए, प्रैक्टिकल 2-2 4 घंटा, 14 घंटा हो गया। उस प्रैक्टिकल के बाद उस प्रैक्टिकल कॉपी को मेंटेन करने में घर पे बच्चों को 2-2 दिन लगता है, इतना डायग्राम बनाने के लिए देते हैं। पता नहीं पेंटर बना रहे आपको या फिर डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, वो डायग्राम बनाते बनाते आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम अगर मैं मानू ना तो हफ्ते में 20 घंटा, हफ्ते में 20 घंटा मतलब समझते हो, दिन में कम से कम 3 घंटा जाएगा इस 4 सब्जेक्ट के पीछे। वो 3 घंटा अगर एक घंटा भी आप तीनों सब्जेक्ट को दे देते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो सोचो आप जेईई में कितना आगे चले जाते। जो आपके साथ कंपटीशन में है ना आज पूरा इंडिया में, ऑलरेडी 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे लग गए रात दिन एक करने। याद रखिएगा इस चीज को, समझ में आ रहा है ना? ऑलरेडी लग चुके, सिर्फ आप अकेला नहीं, सिलचर में तो गिने चुने कुछ 1000 बच्चे नहीं, पूरा देश में जाकर के देखो, लग गए हैं ऑलरेडी आपके साथ कंपीट करने। 12 से 15 लाख बच्चे कंपीट करेंगे 2022 में आपके साथ, उनमें से सिलेक्ट होगा सिर्फ 10,000। याद रखिएगा, जी का बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? लग गया ऑलरेडी। अगर आप पीछे हो, पीछे रह जाओगे दोस्त, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना? जो कंपटीशन लग गए हैं उनका ये सब घटिया सोच नहीं चल रहा है दिमाग में 4 सब्जेक्ट का। आप तो 4 सब्जेक्ट सोचते सोचते आपका जिंदगी का आधा टाइम बिता दोगे, और उस टाइम पे वो शायद 2-3 चैप्टर खत्म कर चुका होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? क्योंकि उधर सिस्टम ही ऐसा है, उधर 4 सब्जेक्ट का कोई चलन है ही नहीं, चलने ही नहीं देगा 4 सब्जेक्ट। या तो बायो रखो या तो मैथ्स रखो, दोनों रख ही नहीं सकते आप। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको सिलचर में रह करके जिस प्रकार से सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट का, मैंने आपको सिखा दिया। मैं आज आपको किस बेसिस में बोलूं कि आप बायो छोड़ दो और मैथ्स रखो? मैं थोड़ी ना जानता हूं कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट होना और सवाल बनना दोनों अलग है दोस्त, अलग है। शायद मेरे को कभी फिजिक्स पसंद हो सकता है, बट फिजिक्स का सवाल मेरे से नहीं बनता था, इसीलिए मैंने मैथ्स चूज कर लिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? केमिस्ट्री बायो तो पहले से नहीं आता था। इसी तरह मैं आपको बोलता हूं, केमिस्ट्री शायद आपको पसंद हो सकता है, बट बायो शायद आपको पसंद हो सकता है, बहुत समझने में बहुत अच्छा लगता है, बट आप याद नहीं रख पाते हो। होगा, कर पाओगे बायो के फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे। उस रियलिटी को समझो पहले, उस प्रैक्टिकल चीज को समझो, उसको समझना पड़ेगा। इमोशन के साथ जाने से नहीं होगा, यहाँ पे कोई इमोशन का खेल नहीं है, प्रैक्टिकल खेल है ये। समझ में आ रहा है क्या? बायो अगर आता है तो याद करना भी आना चाहिए, रिवीजन करना भी आना चाहिए। रिवीजन तो हर जगह पे जरूरी है, और सवाल भी बनना जरूरी है। अच्छा लगने से नहीं होगा, उसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे इस फील्ड में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो दोनों चीज को अच्छे से मेजर करके ये डिसीजन ले लेना एट द एंड ऑफ अक्टूबर।
उससे लेट मत करना, पहले बता रहा हूं। उससे लेट करोगे फिर प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, आपका जिंदगी बर्बाद होगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। और उसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होगा। ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं बोल सकते, मैं उनको ये वीडियो दिखा दूंगा कि आपको मैंने ये बता दिया था ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अगर जिंदगी बचाना है और सबसे आगे छलांग मारना है 12th में जाकर के, क्योंकि मेन जो छलांग होता है उधर ही होता है। आप अच्छे से जानते हैं, मैं 10 बार आपको बोल चुका हूं, ठीक है। जो भी बच्चे अभी एचएसएलसी को लेकर के बहुत खुश है, कितने दिन हो रहेंगे, कितने दिन हो रहेंगे, फिर खत्म। समझ में आ रहा है? क्लियर है? साइलेंटली काम करो और ऐसा तैयारी करो, ऐसा तैयारी करो कि दुनिया 2022 में सिर्फ आपको ही देखे। दुनिया सिर्फ 2022 में आपको ही देखे। साला सारे न्यूज रिपोर्टर आपके घर पे ही जाए, ऐसा तैयारी करो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। एक भी न्यूज रिपोर्टर को मौका ही मत दो दूसरे किसी घर पे जाने के लिए, आपके घर पे ही जाए, आपका रैंक ही सबसे अच्छा है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो तो इस प्रकार से अपने आप को तैयार करेंगे, ठीक बात है, ठीक है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, है ना। चलो हो गया। अभी आखिरी एक और डाउट बच्चा पूछा है मुझे बहुत कि बोले सर कॉपी जो बोले हो बनाने के लिए, कॉपी किस प्रकार से बनाने के लिए बोले। देख, जिस बच्चे को मैं 9 से पढ़ाता हूं ना, उस बच्चे को मैं 9th का कॉपी 10th का कॉपी अलग नहीं करता हूं। उसको बोलता हूं ज्योमेट्री का एक कॉपी बना। ज्योमेट्री में कितने पार्ट्स होते हैं? ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री, सर्कल्स की ज्योमेट्री और क्वाड्रिलेटरल्स की ज्योमेट्री, अभी तक जितने बोर्ड्स में सिलेबस है, और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ज्योमेट्री का एक टाइप बना। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का अलग कॉपी बना, जो 9 10 दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक ब्रांच बना हुआ रहता है उनका, ठीक है ना। जब भी अगर एकदम 10th के बाद जब वो एनटीसी देगा, एकदम जब भी एकदम उसका दिमाग क्लिक करेगा, अरे ज्योमेट्री में मेरा कोई सवाल आया, तो उस कॉपी के अंदर ही होगा सब कुछ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उस प्रकार के होना चाहिए। और ये तो तब के टाइम में तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था इस चीज का, बट अभी तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तब तो सिर्फ एनटीएससी में 9 10 पूछता था, बोर्ड्स में 9 10 नहीं पूछता है। बट अभी तो आपका जेई दोनों 11 12 दोनों आएगा। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ 12 आएगा ऐसा थोड़ी ना है, नहीं। 11 12 को 11 को अलग और 12 को अलग मानोगे तो ये सपना छोड़ दो। 11 12 दोनों को साथ लेके 2 साल का तैयारी है। 11 तो बीच में एक ट्रांजिशन होता है, देखे नहीं इस बार सबको प्रमोशन दे दिया, कुछ होता ही नहीं है। 11 का एग्जाम साइड रखो, ठीक है। वो बस एक टेस्टिंग है, टेस्टिंग। समझ में आ रहा है ना? फेल हो गए तो भी ठीक, पास हो गए तो भी ठीक, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम खराब करना, ठीक है। चप्पल खोल के पीटेंगे, याद रखेगा, अगर एग्जाम खराब किया, ठीक है। एग्जाम खराब नहीं कर सकते, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। बट इसका अहमियत नहीं है वो बोल रहे, समझ में आ रहा है? एग्जाम खराब करने के लिए नहीं बोल रहे। चलो, तो कॉपी इसी प्रकार से बनाना है दोस्तों। कैलकुलस, अलजेब्रा, ये 4 सेट ऑफ कॉपीज रखना है। ट्रिगोमेट्री और हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथ्स के फील्ड में 11 12 में ये 4 सेक्शन है, ये 4 सेक्शन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट 11th में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री 11th में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग जी एडवांस सिलेबस, ठीक है। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में खत्म नहीं होगा, वेक्टर्स एंड 3D बाकी रहेगा। तो 12th में मैं इस प्रकार से कॉपी बच्चों को नहीं बोलता हूं बनाने के लिए। देखो कि 11th का कॉपी अलग बनाओ, 12th का कॉपी अलग बनाओ। एनसीईआरटी आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? याद रखिएगा, कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूं। तो कैलकुलस का एक चैप्टर के साथ अगले चैप्टर का लिंक है, उस लिंक को मेंटेन करने के लिए कैलकुलस अलग। इस प्रकार से ब्रांच को याद रखना है, इस प्रकार से ब्रांच को याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से ब्रांच को याद रखना है। यहां से मिल जाएगा आपको 8 सवाल, अभी 25 सवाल होता है, तो यहां से मिल जाएगा 8 सवाल, यहां से मिल जाएगा मान लो और 8 सवाल, यहां से मुश्किल से 2 सवाल आएगा, और यहां से मान लो और रिमेनिंग जितना भी 4-5 सवाल है यहां से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां से 2 सवाल क्यों बोले सर, ये तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अबे नहीं नालायक, अगर ये नहीं पढ़ पाओगे तो ये नहीं पढ़ पाओगे। इसका जो भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे इधर आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसका क्वेश्चन में बीच में घुसा देगा ट्रिग्नोमेट्री। अभी अगर ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो ये सवाल नहीं कर पाओगे, भले आपको कैलकुलस आ जाए, बट अगर ये नहीं आता है तो ये नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट सवाल कम आते हैं, बट इसका एप्लीकेशन हर जगह पे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 सेट ऑफ कॉपीज बनाने। अभी कैलकुलस का जो एक कॉपी बनाओगे, अभी वो कैलकुलस का एक कॉपी से तो आपका 12 तक चलेगा नहीं ना, तो वो 4 सेट ऑफ कॉपीज बनाने, है ना। आपका कॉपीज इस प्रकार से मेंटेन होने चाहिए। कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, कैलकुलस 3, कैलकुलस 4, जहां पे जाकर के आपका खत्म हुआ कैलकुलस, ठीक है। मान लो किसी का कैलकुलस 5 पे खत्म हुआ तो कैलकुलस 5 तक रहेगा उसका। किसी का कैलकुलस 3 पे ही खत्म हो गया, मोटा कॉपी था, तो कैलकुलस 3 पे खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अलजेब्रा का इसी तरह सेट चलेगा, ट्रिगो का सेट चलेगा। ट्रिगो का 2 सेट नहीं हो जाएगा,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी 3-4 सेट में ही हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका 2 साल में अगर मैं देखूं तो कम से कम 20 कॉपी तो होना ही चाहिए। अगर 20 कॉपी नहीं हुआ तो जेई का तैयारी क्या किया, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से 4 सेट ऑफ कॉपीज बनाने। मैंने आपको अच्छे से बोल दिया। अभी तक क्या चैप्टर हुआ था? बेसिक मैथ्स। कहां पे घुसना चाहिए था? अलजेब्रा में। ठीक है, फिर क्या हुआ? लॉगरिथम, ये भी अलजेब्रा में घुसना चाहिए। फिर सेट हुआ, ये भी इधर घुसना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और फिर जो अभी शुरू हुआ इनइक्वालिटी, फिर चलेगा फंक्शन, ये सब किधर आना चाहिए? कैलकुलस वाले में आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वो वापस अलजेब्रा में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सीक्वेंशियल सीरीज, वो वापस अलजेब्रा में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर आपका क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में हो जाएगा। मैं बोल ही दूंगा चैप्टर स्टार्ट करने वक्त किस चीज को किधर घुसाना। फिर स्टार्ट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इधर घुस जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जाकर के हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरा दुनिया में देखोगे अभी पढ़ा देंगे आपको। समझ में आ रहा है? बट अभी अगर मुझे पढ़ाना है तब तो मुझे 2 पेज पढ़ा करके निकालना पड़ेगा जितना एनसीईआरटी में है। और जितना एनसीईआरटी में है वो तो सारे सेवा बोर्ड के बच्चे आप खुद ही कर सकते हो, मेरे को कराने का जरूरत ही नहीं है। मॉड्यूलस और एप्लीट्यूड निकालना अभी सिखाओ क्या? बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझे आईटी लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर समझ ही नहीं सकते हो। वो एनसीईआरटी पढ़ के कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रीवियस ईयर निकाल के देखना, एक सवाल आपसे नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो उस प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है, और फिर जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जाकर के हमारा कॉम्बिनेटोरिक्स वाला सेक्शन आएगा, दैट इज परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिलेबस को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो बस जब जो चैप्टर शुरू होगा उस वक्त मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी बस आप प्रॉपर्ली सब्जेक्ट में फोकस करो। बातचीत बहुत हो गया है ना? समझाते समझाते आपको चला आता है या फिर समझ नहीं आता है आपको? ठीक है, समझ जाओ अभी। और नहीं बोलूंगा और किसी लेक्चर में इस प्रकार की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि समय आपने काफी मेरा लेके चलेगा। ठीक बात है, चलो शुरू करते। चलो, तो लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक देखे थे? वेवी कर्व मेथड वगैरह अच्छे से समझे थे हम इनइक्वालिटीज में। ठीक है, और इनइक्वालिटीज का जो कुछ बेसिक रूल्स था वो देखे थे और कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे वेवी कर्व मेथड के ऊपर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, वेवी कर्व मेथड के ऊपर ये सारे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। मतलब कोई अगर पूछता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आप उसको डायरेक्टली क्या जवाब दोगे? आप उसको जवाब ये दोगे कि देख, मुझे यहां से सीख करके यही मिल रहा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स द गिवन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अगर यहां से सीखने को मिला, क्या मिला? कि x का कौन सा वैल्यू के लिए ये चीज जो है वो हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। सारे x का वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव होगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ ही x का वैल्यूज होगा दुनिया में एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। ठीक बात है? ठीक बात है। चलो अभी सोचते, चलो ठीक है, अभी सोचते। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में जितना तक दिए थे उम्मीद करता हूं आप किए होंगे। ठीक है, किए होंगे। अगर नहीं किए कुछ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन जाने दो, हवा लग जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्या कर रहे हो पता चल जाएगा। रूल क्या था कि इनइक्वालिटी सॉल्विंग के टाइम सर ने बोला था सबसे पहले आरएचएस को 0 बनाना है। बना हुआ है ऑलरेडी, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर एलएचएस को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, जहां पे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है जहां पे सारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और उनके लीडिंग कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। उनके लीडिंग कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो, x² माइनस x माइनस 1, ठीक बात है। अभी इसको अगर लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस करना है तो कोई बच्चे ट्राई करेगा इसको मिड टर्म से फैक्टराइज करने का, बट बेटा देखो ये मिड टर्म से फैक्टराइज नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लो, अब ये मिड टर्म से फैक्टराइज नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तब ये मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा, प्रूफ करके दे दूंगा विद प्रॉपर लॉजिक कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देख कर ही कैसे बता देना है आपको क्या ये मिड टर्म से फैक्टराइज होगा या तो वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या मिड टर्म से फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, वो आप देख के उसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देख के ही
बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर? पक्का? चल तो ध्यान से देखो, अगर मिड टर्म से फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिकली आप जानते हो ना, किसी भी एक पॉलिनोमियल का अगर x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा मस्ट बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बाय फैक्टर थ्योरम आप ये स्टेट कर सकते हो ना, इफ x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर द factors of the polynomial are the roots of the polynomial, then x minus alpha and x minus beta must be the factor, है ना, जो कि फैक्टर थ्योरम आपको स्टेट करता है। ठीक है, पता है तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, ये चीज तो पता होगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, fx लिखने से समझेगा नहीं, px लिख देता हूं। चल ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -2 डालता हूं तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब x इक्वल टू -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, which means x equal to -2 is a root of the polynomial equation, because 0 stands for polynomials and root stands for polynomial equations। तो ये क्या हो गया, x equal to -2 और x equal to क्या, +1 इन polynomial equation का दो रूट हो गया। अगर ये दोनों दो रूट है तो x माइनस अल्फा दैट इज x माइनस -2 कितना हो जाएगा, x + 2 और x - 1, ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, दो फैक्टर हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करो, यही दो फैक्टर मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये आपको फैक्टर थ्योरम स्टेट करता है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ के आएगा। ठीक है, हम लोग कवर करेंगे किधर, हम लोग कवर करेंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले चैप्टर है ना उसमें। अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर आपको रूट्स मिड टर्म फैक्टराइजेशन से पता नहीं चल रहा है तो क्या करोगे, डायरेक्टली आप निकालो ना। कैसे निकालेंगे सर, उधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 10th में पता है ना, सिद्धार्थ का जो फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय ट्वाइस है, पता है ना। चलो ये क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 ऐसे डिवाइडेड बाय ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √5/2। तो यहां से आया एक रूट आया 1 प्लस √5/2 और दूसरा रूट आया 1 माइनस √5/2। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, पहले ये बता दो। एक रूट आया 1 प्लस √5/2 और दूसरा रूट आया 1 माइनस √5/2। समझ आ रहा है मेरी बात, 1 प्लस √5/2 है, 1 माइनस √5/2। चलो अगर ये दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो रूट है तो x minus that and x minus that will be the two factors of the given quadratic polynomial। समझ में आ रहा है ना। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो वो कुछ किस प्रकार से फैक्टराइज होगा देखना चाहोगे, वो इस प्रकार से फैक्टराइज होगा, इस प्रकार से फैक्टराइज होगा। क्या ये आप डायरेक्टली दिमाग में सोच सकते थे, नहीं सर ये अपन नहीं सोच सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि ये सोचना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसीलिए अगर जहां पे सोचना दिक्कत है मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके निकाल दूंगा सिर्फ चार्ज, है ना। चलो तो ये फैक्टराइज हो गया। अभी फैक्टराइज होने के बाद वहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, हो गया सब कुछ। अभी क्या काम है, नेक्स्ट रूल में क्या काम है कि मार्क ऑल द रूट्स ऑफ द लीनियर फैक्टर्स इन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जीरो के साथ इमोशन नहीं रखना है, जीरो को यहाँ पे नहीं चिपकाना, याद रखिएगा। जीरो चिपका लेंगे तो x का अलग फैक्टर प्रेजेंट हो जाएगा, उसका पहचान बता देता है, बट ऐसा काम आपको नहीं करता है। चलो तो अपन रूट्स देखते हैं, सबसे छोटा रूट कौन होगा, ऑब्वियसली ये होगा, और बड़ा रूट कौन होगा, ये होगा, क्योंकि 1 प्लस √5 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, √5 2 पॉइंट समथिंग होगा, 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग बाई 2, ये तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, और ये तो नेगेटिव में आ जाएगा ना। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो मैं ब्रैकेट्स का यूज कर सकता हूं, मेरे पास काफी ब्रैकेट का कलेक्शन है, तो मेरे पास ही नहीं पूरा दुनिया के पास है। चलो ठीक है, तो एक रूट तो हो गया आपका यहाँ पे सबसे छोटा, वो कौन है, 1 प्लस माइनस √5/2, और इधर हो गया एक और 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है मेरे पास, क्लियर। चलो अभी क्या बोला था सर ने बोला था इंटरवल्स में डिवाइड करो, इंटरवल्स में डिवाइड कर दी सर। ठीक है, अभी क्या बोला था सर ने, अभी बोला था सर ने कि राइट मोस्ट इंटरवल में प्लस लगाना, राइट मोस्ट इंटरवल में प्लस लगाना। फिर आया इस रूट पे, इस रूट की इस फैक्टर से आया, इस फैक्टर से आया, इसका पावर कितना है, इस फैक्टर का पावर कितना है, 1 है। क्या 1 ऑड है या इवन है, ऑड है। अगर 1 ऑड है तो प्लस विल चेंज
एंड इट विल बिकम एज माइनस साइन। समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज होगा। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। यहाँ पे दोनों जगह पे ही तो पावर 1 1 है ना, तो दोनों जगह पे साइन क्या होगा? चेंज होगा। चलो फिर आया यहां से यहां पे, ये किस फैक्टर से आया? इस फैक्टर से। इसका पावर क्या है? 1 1 ऑड है या इवन? ऑड है। अगर ऑड है तो माइनस चेंज होके क्या होगा? प्लस होगा। कौन सा साइन को चेंज करना है? प्रीवियस साइन को चेंज करना है, ना कि फर्स्ट इंटरवल को। समझ में आ रहा है ना? जस्ट प्रीवियस साइन को चेंज करना है। समझ में आ रहा है ना? प्लस हो गया। तो अभी हमें क्या देखना है? आंसर निकालना है। आंसर क्या बोलता है? आंसर बोलता है कि आपको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लास्ट जहां तक सॉल्व की है उस जगह पे देखना है। यहां तक सॉल्व किया ना, यहां पे भी ये लेस देन 0 है। चलो ठीक है, अगर यहां पे लेस देन 0 है, याद रखना ये स्टार्टिंग वाले को मत देखना, लास्ट जहां तक सॉल्व करके आप ये बनाए उसी जगह पे देखना है। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कौन सा आंसर हो गया? यही वाला आंसर हो गया ना, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव रीजियन। ठीक है, तो x का जो पॉसिबल आंसर होगा वो क्या होगा? 1 माइनस रूट 5/2 से लेकर के कहां तक? 1 प्लस रूट 5/2, जहां पे इस इंटरवल में इनफाइनाइट रियल नंबर से जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलो अभी हम देखना क्या है, पॉइंट नंबर 5 में इक्वालिटी चेक करना था। इक्वालिटी, क्या ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है? नहीं। अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। ये 0 कब होता? जब x का वैल्यू ये होता। ये 0 कब होता? जब x का वैल्यू ये होता। समझ में आ रहा है? मतलब x का वैल्यू अभी ये दोनों फैक्टर 0 नहीं हो सकता है, मतलब x का वैल्यू ये और ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो x का आंसर में इन दोनों जगह पे मैंने क्या लगा दिया? ओपन इंटरवल लगा दिया ना। समझ में आ रहा है? आपको ओपन लेके ही करना है, सारे के सारे ओपन लेके ही करना है। बाद में आप उसको इक्वालिटी चेक करके, अगर इक्वालिटी आ रहा है तो चेंज करके उसको क्लोज कर दो, अगर इक्वालिटी नहीं आ रहा है तो क्या कर दो? ओपन ही रहने दो। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया ना? ओपन क्यों रहा? ओपन इसीलिए रहा क्योंकि x का वैल्यू अगर इसमें आप क्लोज लगा देते हो, अगर x का वैल्यू यहां पे मैं क्लोज लगा देता हूं, इसका मतलब क्या कि x का वैल्यू ये हो सकता है। अगर x का वैल्यू ये हो गया तो किसी ना किसी टाइम x का वैल्यू अगर ये हो गया तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा ना। ये फैक्टर अगर 0 हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तब तो ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बोला है कि ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल होता तो यहाँ पे एक इक्वालिटी साइन लगा के देता ना। अगर इक्वालिटी साइन लगा करके देता तो ये दोनों जगह पे मैं क्या दे देता? क्लोज दे देता। ठीक है, बट अभी यहाँ पे दोनों पे क्या दूंगा? मैं ओपन दूंगा, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे नहीं दिया है। समझ में आ रहा है ना? ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो x का वैल्यू भी ये और ये नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो दोनों जगह पे ओपन आएगा। दैट इज x का आंसर में ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ओपन इंटरवल a से b का मतलब क्या है? a से b के अंदर सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट a एंड b। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो यहां तक ये कहानी पूरा हो गया हमारा। अभी अपन क्या सोचेंगे? अभी सोचेंगे डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर है यहाँ पे? सोचना ही नहीं, काहे का दिक्कत दे रहा है? डिनोमिनेटर तो 1 है, डिनोमिनेटर 1 नहीं है क्या? तो 1 कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर 0 होने का कोई शक तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो काम खत्म, सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? क्लियर नहीं है तो फोन करके साथों साथ क्लियर करना है चीजों को। ठीक है, बट वो तो तभी करोगे ना जब वीडियो देखोगे आप। चलो अगला, अरे सेकंड क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में मैंने कर दिया था। ठीक है, ये तो हो ही गया था। थर्ड वाला बता देते। अरे भाई, थर्ड वाला जैसे एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, याद है? x माइनस 2, वो कंसेप्ट भी मैं आज इन सारे क्वेश्चंस के बीच में ही डिस्कस कर दूंगा। 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1। क्लियर? क्लियर? क्लियर है माय डियर? देखो क्या करना है यहाँ पे, कोई बोल रहा है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो सर, जूता खोलेंगे पीटेंगे, गाल बराबर लगाएंगे इधर उधर। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो तेरे को डर नहीं लगता कि इनइक्वालिटी पूरा मान जाएगा? बिकॉज तेरे को पता ही नहीं है कि x का वैल्यू क्या है। x का वैल्यू अगर कुछ ज्यादा -2 से छोटा है तो ये x प्लस 2 नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना था बे, जो तुम नहीं करोगे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। इसीलिए बोलते हैं इनइक्वालिटी सॉल्विंग के टाइम, इनइक्वालिटी सॉल्विंग के टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा पाप नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा पाप नहीं करना है। तो अपन करेंगे क्या सर? रूल्स को फॉलो करो, प्रॉपर्ली रूल्स को फॉलो करो। रूल्स क्या बोलता है? मेक द RHS 0 फर्स्ट। RHS को 0 बना देते, RHS को 0 बनाते, बना देना भाई, RHS को 0 बनाते। चलो बना दी 0। अभी क्या करना है?
कन्वर्ट द LHS इन द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। और इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का तरीका तो 7th क्लास में आपका मास्टर आपको सिखा दिया। बोले सर एलसीएम ले लो, x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1, और इधर क्या है x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 1 माइनस ट्वाइस x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। क्लियर है बात? ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 8x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1। ठीक है, चलो 4x स्क्वायर और इधर हो गया आपका 8x 9x, सही है। इधर हो गया आपका 4x माइनस 3x प्लस x माइनस x आएगा, सही है। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, इधर हो गया माइनस 9x और इधर हो गया माइनस x माइनस 10x हो गया। ठीक है, इधर 2 हो गया और इधर 6 हो गया प्लस 8 हो गया। तो ये कितना आ गया x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा मेरी बात? पक्का? चलो तो 2 कॉमन लेकर के आ गया, 2 कॉमन लेकर के आ गया तो ये कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू क्या 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और अगर दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हाफ इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और LHS को पूरा पूरा लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस करना था ना, तो इस चीज को मैंने क्या कर दी, देखो फैक्टराइज कर दिया। समझ में आ रहा है ना? फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज तो करना ही था। देखो सारे फैक्टर्स में लीनियर है, लीनियर फैक्टर्स है, और लीनियर फैक्टर्स का लीडिंग कोएफिशिएंट भी सबके सब क्या है? पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपन क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे भाई, नंबर लाइन बनाएंगे ना। तो नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करो? रूट्स को प्लॉट करो। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे ना सर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक जो है ना वो फैक्टराइज हो गया सर, लेकिन आपने जो ना सर होमवर्क दिए थे ना सर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा था सर। तो जनाब अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्या करना है? यहाँ तक खत्म होने दो, कहानी पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो रूट्स जो है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क करना है। सबसे छोटा रूट कौन पहले बोलेगा? -2, फिर आता है 1/4, फिर आता है 1, फिर आता है 4। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? राइट मोस्ट इंटरवल में क्या साइन लगा देंगे? प्लस साइन लगा देंगे, प्लस। फिर देखो सारे फैक्टर्स के पावर क्या है? ऑड है, 1 1 1 1 है। सारे फैक्टर्स के पावर क्या है? ऑड है। अगर सारे फैक्टर्स के पावर अगर ऑड है तो साइन क्या होगा? बार बार चेंज होता जाएगा, नहीं जाएगा? साइन क्या होगा? बार बार चेंज होता जाएगा, बार बार चेंज होगा। तो अपन डायरेक्टली बिना कुछ सोचे डायरेक्ट बार बार चेंज कर देते। अगर आपको धीरे धीरे करना है तो करके देख लीजिएगा ना, जैसे मैं सिखाया, बट अभी मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। प्लस के बाद माइनस वापस चेंज हुआ प्लस वापस चेंज हुआ माइनस वापस चेंज हुआ प्लस। एनसीईआरटी लेवल में, बोर्ड में एनसीईआरटी के सारे सवाल ऐसे ही करा देते, डायरेक्टली रटने के लिए बोल देते, बोलो प्लस माइनस ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना? बट उसके पीछे लॉजिक क्या है आप जानते हो? वही वी कर्व मेथड। ठीक है, चलो यहाँ पे सारे के सारे पावर ऑड है, इसीलिए अपन इस प्रकार से चीजें कर पा रहे हैं। अगर सारे के पावर्स ऑड नहीं होते हैं, कहीं पे इवन हो जाते तो अपन बुरे तरीके से फंस जाते। चलो तो ये चीज हो गया हमारा प्लस माइनस। ठीक है, अभी आंसर क्या चाहिए? देख, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए। पॉजिटिव वाला आंसर कौन सा है? ये है और ये है। तो x का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इधर कौन है? माइनस इंफिनिटी, इधर कौन है? प्लस इंफिनिटी। तो x का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ब्लू पेन से लिखते हैं, नहीं आपको बराबर समझ आएगा। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1/4 से 1 यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? ठीक है ना? अभी क्या चेक करना है? इक्वालिटी। क्या इक्वालिटी है? इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी नहीं है तो ये एक्सप्रेशन कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये एक्सप्रेशन कभी 0 नहीं हो सकता मतलब न्यूमरेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सप्रेशन कब 0 होता है? न्यूमरेटर जब 0 होता है तभी ना। तो एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर अगर 0 नहीं हो सकता मतलब x का वैल्यू 4 और 1 नहीं हो सकता।
अगर x 1 और 4 नहीं हो सकता तो 1 और 4 आंसर में नहीं आना चाहिए। और यहां पे देखोगे कि 1 और 4 पे क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। 1 और 4 जो है वो ऐसे भी आंसर में नहीं आया। समझ में आ रहा है? अगर इक्वालिटी लगा हुआ रहता तो मैं इस 1 और 4 पे क्या कर देता, क्लोज कर देता, ओपन से क्या कर देता, क्लोज। मतलब तब की बार 1 और 4 x का आंसर में इंक्लूड हो जाते। समझ में आ रहा है? फिर मुझे क्या चेक करना है, फिर किससे डरना है, हमेशा किससे डरना है, किससे डरना है, बोल, डिनोमिनेटर से डरना है। डिनोमिनेटर किसी प्रकार से क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो देखोगे ना वो हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में देखोगे, वो हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में देखोगे। सर आप अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें क्यों बोलते हो, हमें बहुत तकलीफ होता है, बोलते क्यों बोलते हैं, लॉजिक है उसके पीछे। देख, जब नंबर लाइन बनाएगा ना तब लास्ट में सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन आएगा उसको देख के बनाएगा, कोई गलती नहीं होगा। बट लास्ट में जब डिनोमिनेटर चेक करेगा ना, डिनोमिनेटर या फिर इक्वालिटी तो कहीं पे भी देख के चेक कर सकते हो, डिनोमिनेटर इक्वालिटी जो चेक करोगे ना, ये हमेशा ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देख करके चेक करोगे। समझ में आ रहा है ना? हमेशा ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देख करके ही चेक करोगे। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देख करके चेक करोगे। क्यों? उसका लॉजिक बताते हैं, पहले इसका आंसर निकाल देते। यहां पे डिनोमिनेटर में कौन है, x+2 और 4x-1। क्या ये जीरो हो सकते हैं? नहीं, ये जीरो हो गया तो हालत खराब हो जाएगी, एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू -2 नहीं हो सकता और x का वैल्यू 1/4 नहीं हो सकता। अगर x का वैल्यू -2 और 1/4 नहीं हो सकता तो -2 पे क्या आना चाहिए, ओपन, बिल्कुल आया है, करेक्ट है। और 1/4 पे भी क्या आना चाहिए, ओपन, वो भी आ गया है। अगर नहीं आता, अगर 1/4 आंसर में घुस जाता तो क्या कर देते, 1/4 को निकाल देते, ब्रेकिंग कर देते। समझ में आ रहा है ना? 1/4 पे क्या लगाते, ब्रेक लगा देते ना, ब्रेक लगा करके 1/4 को हटा देते। समझ में आ रहा है ना? मतलब डिनोमिनेटर जिस x का वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है वो आंसर में किसी भी हालत में मौजूद नहीं होना चाहिए। और 1/4 और -2 पे जीरो हो रहा है, मतलब 1/4 और -2 आंसर में नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने इन सबको क्या कर दी, हटा दिया। अभी बोलते हैं क्यों एक्सप्रेशन ओरिजिनल क्वेश्चन को देख करके सोचना चाहिए। डिनोमिनेटर और इक्वालिटी रूल 5 वाला जो चीज है ना, वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देख करके सोचना चाहिए। सुन मेरे बात, सुन मेरे बात, टेक्निकल चीजें बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, सर के दिमाग में छुपा हुआ चीजें हैं। देख, अगर मान ले इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते वक्त, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते वक्त एक फैक्टर आ जाता, एक फैक्टर, यहां पे जो क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अभी मैं टेक्निकल टर्म बता रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हो, ये उसका सॉल्यूशन है। अभी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मतलब समझाने के लिए बस। अगर इसको फैक्टराइज करते वक्त मेरे पास यहां पे ऐसे फैक्टर्स आ जाते, x+2 इंटू समथिंग x-4, तब तो आपको बहुत खुशी हो जाता। आप क्या करते, इस नलायक को उड़ा देते, यहां से उड़ाते नहीं, उड़ाते ना, बराबर बराबर आप उड़ाते इसको, ठीक है? चलो यहां पे ना x-1 रख देते तो और मजा आ जाएगा। नहीं, x-4 रखने से ही होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है? तो x+2 का उड़ा देते, उड़ाने के बाद आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाता, बोले सर मेरा तो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया ये जनाब। समझ में आ रहा है? और उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लाइन बनाते हैं, यहां पे सिर्फ 2 रूट बनाते, 1/4 और 4, फिर बोलते सारे के फैक्टर की पावर 1 है, मतलब ऑड है, तो डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस कर दो, चेंज करते जाओ। और फिर पॉजिटिव चाहिए तो ये हो गया सर हमारा आंसर। लो, हमारा आंसर हो गया -∞ से 1/4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ठीक है? समझ में आ रहा है? अभी अगर डिनोमिनेटर चेक करने गया इसी एक्सप्रेशन को देख करके तो तू क्या बोलेगा, बस डिनोमिनेटर में 1/4 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? डिनोमिनेटर में 1/4 नहीं हो सकता और तुम देखो कि 1/4 तो ओपन है, बोलोगे ओके सब कुछ ठीक है, यही है फाइनल आंसर, और तुम्हारे झोले पे चला जाएगा नेगेटिव नंबर। याद रखिएगा। बोले क्यों सर? क्योंकि नलायक तुमने जो ये एक्सप्रेशन निकाले, यहां पे फैक्टर कैंसिलेशन करके निकाले ना, ये फैक्टर कैंसिल कर दिए तो क्या हुआ, अगर x का वैल्यू -2 हो जाए तो इसके ऊपर वाला एक्सप्रेशन में जो x+2 डिनोमिनेटर में था ना, ये आखिरी स्टेप में कैंसिल करके नहीं आया, तो इसकी वजह से कि x =-2 आंसर में एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा गलती है। x =-2 आंसर में एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिकॉज x =-2 के लिए ओरिजिनल एक्सप्रेशन ही खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? x =-2 क्या सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे? नहीं, बट तेरा आंसर में तो आ गया था। तो इसी जगह से आंसर को अगर तुम इस प्रकार का कैंसिलेशन हो भी जाता है, इसको देख करके आंसर निकाल भी देते हो ना,
फिर भी इसीलिए मैं बोल रहा हूं डिनोमिनेटर ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देख करके निकालो, क्योंकि जब भी ओरिजिनल एक्सप्रेशन में देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अरे यार x+2 तो मैंने कैंसिल कर रखा है, x = -2 तो नहीं होना चाहिए, और तब आप तुरंत यहां से -2 को इस प्रकार से हटा दोगे। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से हटा करके इसको कर दोगे आप अपना रिवाइज्ड आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बोला है, इसीलिए बोला या तो तू इस प्रकार से कर कि जब भी इस फैक्टर को, कोई भी फैक्टर को कैंसिल करेगा तो साथों साथ लिख दे x ≠ -2, तो ये याद रहेगा। बट ये बच्चे भूल जाते हैं, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही है, बहुत सारे बच्चों को देखा, अच्छे बच्चे ये भूल जाते हैं, भूलने की वजह से पूरा चीज आता हुआ उसको बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? पूरा चीज उसको आता है बट फिर भी एक छोटा सा सिली मिस्टेक के लिए वो पीछे हो जाता है। समझ में आ रहा है? वो गलती ना करो, इसीलिए बोल रहा हूं रूल 5 जो है वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन से चेक करो, ओरिजिनल क्वेश्चन से हमेशा चेक करो। समझ में आ रहा है? अगर ये गलती से कैंसिल हो जाता है दोस्त, आप इस फैक्टर के बारे में भूल जाओगे कि ये नालायक जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था, कभी ना कभी ये भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था, मतलब x का वैल्यू -2 नहीं आना चाहिए, जो कि आप आंसर में ध्यान ही नहीं दोगे अगर आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन को नहीं देखोगे तो। समझ में आ रहा है? क्योंकि x = -2 सैटिस्फाई नहीं करेगा, ओरिजिनल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, बट ये तो डमी एक्सप्रेशन है, फर्जी एक्सप्रेशन है, कैंसिल होने के बाद ये मिला। समझ में आ रहा है ना? बट अगर आपको याद रह जाता है कि आपने कितने जगह पे कैंसिल करके आए हो तब तो ठीक है, तब तो आप गौर कर रहे हो। बट अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप मेरे तरह कमजोर बच्चे की तरह काम कर सकते हो। ठीक है? आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देख करके यहां तक पहुंच सकते हो। ठीक बात है? ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। यार इनइक्वालिटी वगैरह कभी भी मेरे को ऑनलाइन वगैरह पढ़ाना पसंद ही नहीं था यार। सामने रह करके पढ़ाते बच्चे सवाल भी बनाते, पता चलता है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसी वक्त काम खत्म। अभी तो ये भी नहीं पता चलता है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, 10 बार फोन करना पड़ता है तब जाकर पता चलता है। चलो ये सवाल हो गया, ठीक है, ये हो गया। हाँ अभी मैं कुछ क्वेश्चंस तो होमवर्क में दूंगा आज दूंगा। ये सवाल होमवर्क में, आज का होमवर्क ये सवाल जो बनाएगा क्या दूंगा, एक चॉकलेट, ठीक है, एक डेयरी मिल्क सिल्क तेरे झोली में गिरता जाएगा, याद करके रखिएगा, ठीक है, याद करके रखिएगा। लॉकडाउन बाद सब दूंगा। चल 5 सवाल क्या है, x into 2 to the power x minus 1 into 3 to the power x minus 9 into x minus 3 less than 0। यहां पे कंसेप्ट है, ये सवाल कराने में मजा आएगा। यहां पे कंसेप्ट है दोस्त, अभी तक जितना चीज सीखा है ना तो गड़बड़ कर देगा सारे जगह पे सारे बच्चे यहां पे गड़बड़ करेंगे, इसीलिए सर का जरूरत यहां पे है। बोलो क्या, RHS 0 होना चाहिए, पहला रूल हो गया। LHS प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए विद लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये भी दिख रहा है, पूरा तैयार है। चलो और क्या, अगर ऐसे हो रहा है तो नंबर लाइन में रूट्स को प्लॉट करो सर। चलो इसका रूट 3 to the power x minus 9 को 0 कर दो। यहां से अगर x निकालना नहीं आता है तो तू मैथमेटिक्स पढ़ना छोड़ दे। इसका रूट आएगा 2, तो यहां पे आ गया 2। इसका रूट 2 to the power x बराबर 1, तो 1 को क्या लिख देंगे, 2 पावर 0। क्या लिखेंगे, 2 पावर 0। तो 2 पावर 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और इसका रूट भी क्या, बोलो इसका रूट भी तो 0 होगा ना, x का फैक्टर का जो रूट होता है वो 0, इसको इक्वल टू 0 करोगे आंसर 0 आएगा। तो बोले सर इन दोनों का रूट 0, इन दोनों का रूट जो है वो क्या है, 0। चलो इन दोनों का रूट 0, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत कुछ सिखा के जाएगा, सबका गलत फैमिली दूर करें। आप जो है ना वो आंसर क्या दोगे, बोले सर सबका पावर 1 1 1 दिख रहा है तो डायरेक्टली प्लस माइनस क्यों नहीं कर देते हो सर? समझ में आ रहा है? तो आंसर जो है वो आपको नेगेटिव आंसर चाहिए, लेस देन 0, तो आप आंसर दे दोगे -∞ से 0 यूनियन 2 से 3। बट जनाब ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं आपको कोई भी नेगेटिव नंबर उठा करके पुट करके देखो ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस इंटरवल से कोई भी आंसर उठा करके देखो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये शायद कर जाए बट ये नहीं करेगा, बिकॉज ये आंसर में आना ही नहीं चाहिए। अभी सोचो क्यों? क्योंकि हम हमेशा पावर जो देखते हैं ना वो नेट पावर देखते हैं। इस क्वेश्चन को और खूबसूरत बनाता हूं,
इस क्वेश्चन को और खूबसूरत बना दिया। चल ये देख 5 और 3 लगा दी, समझ में आ रहा है ना। तो तुम बोलोगे सर 5 3 दोनों तो ऑड, दोनों ऑड मतलब साइन चेंज हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहां तक रूट एक ही बार आ रहा था, बट यहां पे रूट कितना बार आ गया, ये 2 बार आ गया रूट। तो 2 से जब आप 0 पे आओगे ना, तो 0 पे आप क्या देखोगे कि इसका पावर है 5 और इसका पावर है 3, दोनों का पावर। कोई बच्चा इस प्रकार से सोच सकता है कि दोनों का पावर ऑड है, सर ने बोला था ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस चेंज करके माइनस कर दिया। बट आप ध्यान से सुनो बच्चे कि यहां पे जो हम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम किसी भी रूट का नेट पावर देखते हैं, नेट पावर। वो जितने भी फैक्टर से आया है, 0 इससे भी आ सकता है, उससे भी आ सकता है, उससे भी आ सकता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं हुआ था क्या एक रूट बहुत सारे फैक्टर से आ रहा था। अभी पहला क्वेश्चन आपको मिला कि एक ही रूट 2 अलग अलग फैक्टर से आ रहा है। तो अगर एक ही रूट 2 अलग अलग फैक्टर, 3 अलग अलग फैक्टर या फिर 1000 अलग अलग फैक्टर से आ रहा है, तो उन सारे फैक्टर का नेट पावर का समेशन मैं चेक करूंगा ऑड है या इवन है। समझ में आ रहा है। उन सारे फैक्टर का नेट पावर का समेशन में चेक करूंगा ऑड है या इवन है। अगर नेट पावर का समेशन ऑड है तो बात बराबर, अगर नेट पावर का समेशन ऑड नहीं है तो काम खत्म। तो क्या सोचो ना, x टू द पावर 5 में जब माइनस डालोगे तो वो भी एक माइनस देगा, और इधर अगर क्यूब में माइनस डालोगे तो वो भी एक माइनस देगा, और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस करवा देगा। समझ में आ रहा है। वो था मेन खेल। मतलब यहां पे हम क्या देखेंगे, नेट पावर। 0 इस फैक्टर से भी आया और 0 इस फैक्टर से भी आया, तो दोनों फैक्टर का नेट पावर का कंट्रीब्यूशन कितना है वही हम चेक करेंगे। नेट पावर का कंट्रीब्यूशन यहां पे कितना लग रहा है, 5 प्लस 3 कितना है, 8 है। 8 इवन है या ऑड है, 5 और 3 को नहीं देखना है, 5 प्लस 3 को देखना है। समझ में आ रहा है ना। क्यों नेट पावर देखना है, उसका लॉजिक बता दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 कितना है, 8 है। अगर 8 है तो साइन चेंज होगा या सेम रहेगा, ऑब्वियसली साइन सेम रहेगा, बिकॉज 8 इज इवन। तो ये प्लस चेंज होके माइनस नहीं होगा, प्लस सेम रहेगा एज प्लस। समझ में आ रहा है। तो अभी आपको नेगेटिव चाहिए, तो आंसर कौन सा होगा, सिर्फ 2 से 3 के बीच में, दैट इज आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 2 से 3। अगर इक्वालिटी होता तो दोनों जगह पे क्लोज आ जाता, इक्वालिटी नहीं है तो दोनों पे ओपन है, और डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। यही है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट। चलो हो गया काम। चलो 5 भी हो गया हमारा, 5 हो गया। 6 करके दूंगा, तो एक और तो होमवर्क में जरूर देना पड़ेगा दोस्त, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, बोल, अरे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं। ये होमवर्क में है और ये होमवर्क में है, समझ में आ रहा है ना। ये और ये 6, 7 और 10 मैं करके दूंगा, और ये तो होमवर्क में है। ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में, याद रखना, ठीक है। 3 क्वेश्चन होमवर्क, कितना कम होमवर्क सर, ठीक है। चल चिंता मत करो, शीट मिलेगा तो भरपूर होमवर्क मिलेगा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 7 लेस देन माइनस 5, ठीक बात है, लेस देन माइनस 5। चल तो अभी अपन क्या करेंगे ना, अभी अपन क्या करेंगे, दिस इंटू दिस लेस देन क्या, माइनस 5। ध्यान से सुनते हैं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का वैल्यू क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो ना, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है और ये क्वाड्रेटिक भी फैक्टराइज नहीं होगा, दोनों को क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये तो आप तभी करोगे ना जब RHS 0 होगा, समझ में आ रहा है। ये तो आप तभी करोगे जब RHS 0 होगा, RHS तो अभी 0 ही नहीं है। RHS अगर 0 होता तो चलो दोनों को अलग अलग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके आप फैक्टर निकाल दो, 4 फैक्टर आ जाएगा। बट RHS तो 0 है ही नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है, RHS को 0 बनाओ। RHS को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, इस -5 को इधर लेकर के आना होगा ना। अभी कोई मेरे को बता सकता है कि इस चीज को मैं फैक्टराइज कैसे करूंगा। ये तो एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आता है, नहीं आता है, किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता अच्छे से, ठीक है, किसी को नहीं आता। उसके लिए अलग अलग मेथड्स आते हैं, है ना, फेराडेस मेथड, डेस्कर्टिस मेथड, ठीक है, अलग अलग मेथड आते हैं। वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, हायर मैथमेटिक्स पर हो गया, ठीक है। बीटेक में जाओगे तो पढ़ोगे, समझ में आ रहा है, या फिर ग्रेजुएशन में अगर मैथ्स लेकर के पढ़े तो सीखोगे।
क्यूबिक भी फैक्टराइज करना नहीं आता है, हमें बस क्या कहां तक आता है, क्वाड्रेटिक तक आता है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बुरे तरीके से क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, इसको अगर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो हमें कुछ जुगाड़ लगाना होगा। ऐसा बाई क्वाड्रेटिक आपको नहीं देगा जो आपको फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़े, आपको ऐसा बाई क्वाड्रेटिक देगा जो आप क्वाड्रेटिक के मदद से कर सकते हो। याद करो क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वक्त आपको कितने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ रहा था, बट वो सारे के सारे क्या था, ऐसे इक्वेशंस था जो रिड्यूस किया जा सकता है टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोज क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक कैन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए उसको आपको सॉल्व करने देता था, सारे बाई क्वाड्रेटिक आपसे सॉल्व करने नहीं बोलता था। समझ में आ रहा है ना? ऐसे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं जो हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखो ना, ये चीज जो है पूरा पूरा इसके अंदर घुसा हुआ है, दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 जो पूरा फैक्टर है वो तो इसी के अंदर प्रेजेंट है ना। तो इस चीज को अपन क्या मान लेंगे, इस चीज को मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बी टी। समझ में आ रहा है? इसको टी मानने के साथ साथ ये क्या हो गया, टी हो गया, और ये हो गया टी माइनस 6 प्लस 5 लेस देन 0। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 लेस देन 0। ये फैक्टराइज होकर क्या आ गया, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 5 लेस देन 0। नंबर लाइन बनाओ 1 5, ठीक है? राइट हैंड साइड 0 है तो रूल लगा रहे, इधर प्लस माइनस प्लस, बिकॉज सारे पावर क्या है, 1 है, ऑड है, तो आपको चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, 1 से 5। तो t का वैल्यू क्या से क्या हो गया, 1 से 5 के बीच में हो गया ना। समझ में आ रहा है? t का वैल्यू 1 से 5, दैट इज t बिलोंग्स टू 1,5 ओपन इंटरवल। अभी आपको तो t नहीं निकालना था, आपको तो x निकालना था। तो x क्या है देखो, t का वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए भारी हो जाएगा, बिकॉज इस प्रकार की चीजें अभी तक आप सॉल्व नहीं किए हो। अगर नहीं किए हो तो अभी सिखा रहे, ठीक है ना? अभी सिखा रहे, क्या दिक्कत है, ठीक है? इधर कर देते हैं ना, इरेज कर देते थोड़ा जगह, तो इधर कर देते हैं हम लोग। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको इसी इनइक्वालिटी को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? दो पार्ट में डिवाइड करके आप सॉल्व करोगे, है ना? एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। एक कौन सा पार्ट हो गया, 1 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 5। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दो पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1। इसको उल्टा करके लिखा है सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1, और उसको उधर अगर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 5, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? चलो, और इसको अगर इधर लेकर के आ गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। तो ये हो गया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। फैक्टराइज कर दी, ठीक है? फैक्टराइज कर दिया। इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, इसका रूट्स प्लॉट करो, क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा और इधर 2 आएगा। समझ में आ रहा है? अरे दिख रहा है क्या, ये देख लेते पहले। हाँ दिख रहा है। तो ये हो गया -1 और ये हो गया 2। तो इधर मैं प्लस लगाऊंगा, इधर माइनस लगाऊंगा, इधर प्लस लगाऊंगा, क्योंकि सारे फैक्टर क्या है, पावर ऑड है ना। तो आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए। तो इसका आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इक्वालिटी भी नहीं है और डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो सोचने का ही जरूरत नहीं है, ठीक है? और इसका आंसर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दो तीन इक्वालिटी, एक बार यहाँ पे सॉल्व करना पड़ रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, अभी भी काम बाकी है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका रूट अगर मैं मार्क करूं तो ये छोटा हो गया, -2 बड़ा हो गया 3, फिर सारे पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस, तो आंसर कौन सा चाहिए, नेगेटिव। मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बट अभी आप आंसर किसको दोगे, इसको दोगे या फिर इसको दोगे? टी सब्स्टिट्यूट करके क्या हेल्प मिला था आपको वो तो आप जानते हो। फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे तो आपने आसानी से इसको फैक्टराइज करके दो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व किए। अभी आंसर आपका ये होगा या फिर ये होगा या फिर और कुछ होगा। देखो इस चीज को ध्यान से समझो, ये अगर समझ में नहीं आया बेटा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था, हाँ, तो इसी इनइक्वालिटी को तो सॉल्व करना था। अभी ये पूरा इनइक्वालिटी, यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है। जब भी आप दो इनइक्वालिटी, दैट इज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे, सिस्टम ऑफ इक्वालिटी की तरह सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करोगे तब दोनों इनइक्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे आंसर्स नहीं आना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे इसको ना करे। समझ में आ रहा है ना? और ऐसे आंसर भी नहीं आना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे और इसको ना करे।
मतलब ऐसे आंसर आना चाहिए जो इन दोनों को ही क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। और अगर दोनों को ही सेटिस्फाई करना है मतलब दोनों को ही खुश करना है, मतलब दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। समझ में आ रहा है ना? ना ये होगा आंसर ना ये होगा आंसर, आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अभी दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं दिखाता हूं। नंबर लाइन में दोनों आंसर को प्लॉट करो, अलग अलग पेन से करोगे, ठीक है। ये आंसर क्या बोल रहा है, -1 से इधर और 2 से उधर। ये देखो ना, 2 से इंफिनिटी और -1 से माइनस इंफिनिटी। इसका आंसर क्या है, जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखो। सेकंड वाले का आंसर ब्लू से मार्क करो, -2 से कहां तक, 3 तक। समझ में आ रहा है, -2 से कहां तक, 3 तक। देखो तो अभी दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है। ऐसा इंटरवल ढूंढ के निकालो जहां पे दोनों प्रेजेंट है, ब्लैक भी है ब्लू भी है। वो कौन सा इंटरवल हो गया। अगर मैं यहां से कितना इंटरवल जनरेट हुआ, सारे रूट में लाइन खींच दो, इंटरवल मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 इंटरवल हुआ। इधर ब्लैक और ब्लू दोनों है क्या, नहीं, सिर्फ ब्लैक है। इधर ब्लैक और ब्लू दोनों है, तो ये आंसर में आ गया। इधर ब्लैक और ब्लू दोनों है क्या, नहीं, सिर्फ ब्लू है। इधर ब्लैक और ब्लू दोनों है, आ गया। इधर से ब्लैक है, नहीं आएगा। तो कॉमन जो हो गया दोनों का वो क्या हो गया, इधर से ये इंटरवल और इधर से ये इंटरवल। मतलब फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, -2 से -1। ओपन रहेगा क्योंकि कहीं पे भी क्लोज नहीं है। जो यहाँ पे है वही तो यहाँ पे करेंगे ना, वो क्लोज कहीं पे भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। और इधर 2 से 3 तक, यूनियन 2 से कहां तक, 3 तक। समझ में आ रहा है। तो ये है वो x का वैल्यूज जिसके वजह से आपका ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगा, दैट इज सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये these are those values of x for which the given inequality always holds। समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ आपका मेन कंसेप्ट। यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन वाला एक और कंसेप्ट आपको सीखने को मिल गया। जब भी आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी मिलेगा, जब भी आपको 2 से 3 से 4 इनइक्वालिटी मिलेगा, तो आप याद रखना सभी इनइक्वालिटी को अगर आपको सेटिस्फाई करना है तो सबके आंसर्स का, सारे इनइक्वालिटी एक इनइक्वालिटी एक अलग अलग आंसर देगा ना। ठीक है, तो सभी इनइक्वालिटी का आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग आंसर निकाल करके सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब सबको सेटिस्फाई करना है तो सबका मर्जी लेना पड़ेगा, सबका परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब ये सबका कॉमन, दैट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। चलो बता दिया इसको, समझ में आ रहा है। चलो तो नोट कर लेना, मैं रेस कर रहा हूं ना। चलो आगे देखते हैं दोस्त, आगे देखते हैं। 7 x minus 3 x plus 5 x minus 7 divided by modulus of x minus 4 into x plus 6। ठीक है, और इधर कितना है, लेस देन इक्वल टू 0। इधर कितना है, लेस देन इक्वल टू 0। समझ आ रहा है मेरी बात। बोले सर इसको क्यों सॉल्व करने दिए, इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे रहे हो फालतू में सॉल्व करने। ठीक है, एक वजह है दोस्त, एक वजह है, मैं आपको बताता हूं क्या है वो वजह। आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे क्या है, लीनियर फैक्टर्स है। राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो गया, जहां पे सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। रूल 2 तक तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ये रूल 3 4 5 का क्वेश्चन देखिए, मैं एक चीज सिखाने के लिए बस आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, सिर्फ एक चीज सिखाने के लिए जो मुझे यहाँ पे भी हेल्प करेगा। ठीक है, और जो लास्ट क्लास का होमवर्क में आपको दिक्कत दे रहा था वही चीज अभी आ रहा है। आप ध्यान से सुनो मेरे बात। ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर, इन चारों को मैं लीनियर फैक्टर बोल सकता हूं, बट इसको नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर के बाहर क्या लगा दिया मैंने, मॉड्यूलस लगा दिया। मॉड्यूलस क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में सीखोगे। मॉड्यूलस लगा दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू। वो चीज, वो दो डंडा लगाते थे ना, जिसका अंदर कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होने से आंसर पॉजिटिव आ जाता था, उस चीज का बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूलस लगा दिया, इसके बारे में बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉड्यूलस मतलब इसको लेकर के आप काम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर नहीं है ना। आपका रूल तो बोलता है कि आपके पास सिर्फ लीनियर फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है। लीनियर फैक्टर अगर सबके सब नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है भाई। तो ये क्या है, ये आप जानते हो, हमेशा मॉड्यूलस का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। हमेशा इसका आंसर क्या आता है, बोल, पॉजिटिव आता है। हमेशा इसका आंसर क्या आता है, बोल, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव, अगर इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव है तो क्या ये आपको कोई दिक्कत देगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्टली उधर मल्टीप्लाई कर दो ना, कर सकते हो। तो अभी क्यों कर सकते हो, बिकॉज इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव है। आप जानते हो कि इसका साइन क्या है, आप जानते हो। अगर मैं इधर माइनस लगा देता बाहर
तो आप जानते हो कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव एंड माइनस उसके साथ है तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी को आप रिवर्स कर देते हो। प्रॉब्लम कब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? प्रॉब्लम तभी होता है जब हम साइन फैक्टर का पता नहीं कर पाते। जैसे अगर आप x प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दो उधर जाकर के तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज x का वैल्यू आपको नहीं पता तो x प्लस 6 पता ही नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव। बट मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं बिकॉज x का वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रहा है? तो एज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर भेज देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये लेस देन इक्वल टू 0 ही रहेगा बिकॉज ये पॉजिटिव से आप उधर मल्टीप्लाई किया ना, इसको उधर भेजना मतलब क्या, दोनों तरफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इधर तो कैंसिल हो गया और इधर 0 इनटू दैट 0 हो गया। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? अभी तो आप जैसे सॉल्व करते हो रूट्स को प्लॉट करो सबसे पहले इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है? तो ये 5 इंटरवल बन गया आपका, ठीक है? 5 इंटरवल बन गया, इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी, 5 इंटरवल बन गया। अभी आप क्या करो, सारे के पावर देख रहे हो क्या है, 1 1 1 है ना, दैट इज ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डायरेक्टली करते जाओ, प्लस से शुरू होता है, ठीक है? अभी आपको चाहिए क्या, लेस देन वाला आंसर चाहिए, दैट इज आंसर क्या होगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक नेगेटिव वाला आंसर चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दैट इज आंसर आप क्या दोगे, x बिलोंग्स टू -6 से -5 यूनियन 3 से 7 तक दोगे। अभी ध्यान से एक एक पॉइंट को समझो। अभी देखो इक्वालिटी है क्या, इक्वालिटी है क्या, इक्वालिटी है, इक्वालिटी है मतलब न्यूमरेटर 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है मतलब x का वैल्यू 3 हो सकता है, -5 हो सकता है, 7 हो सकता है। क्या 3 आया आंसर में? नहीं, 3 में तो ओपन लगा हुआ है, तो अगर 3 नहीं आया तो 3 को लाओ, कैसे लाएंगे, 3 पे क्लोज कर देंगे। -5 आया क्या? नहीं आया, तो -5 पे भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? 7 आया क्या आंसर में? नहीं, तो 7 पे भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे तो सबके साथ आंसर में इंक्लूड हो जाएगा, ओपन करेंगे तो इंक्लूड नहीं होगा। और लास्ट में क्या चेक करना था, डिनोमिनेटर। सर ने आपको क्या सिखाया था कि डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर वाले एक्सप्रेशन ओरिजिनल क्वेश्चन को देख करके चेक करो। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इस एक्सप्रेशन को चेक करके डिनोमिनेटर बोलोगे -6 नहीं हो सकता सर, -6 को हटा दो, तो -6 ऑलरेडी हटा हुआ है या नहीं, -6 हट गया था या नहीं हटा था, हटा था ना, -6 में ओपन लगा हुआ है, कोई दिक्कत दे रहा है -6? नहीं दे रहा है, x का वैल्यू -6 तो ऐसे ही नहीं है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता, तो आप बोल दोगे सब कुछ ठीक है, अभी यही आंसर है। बट थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया, देखो इस चीज को, ये पहले ही डिनोमिनेटर में था, इसको आपने हटाए तो क्या हुआ, अगर x का वैल्यू 4 हुआ तो ये एक्सप्रेशन दिक्कत नहीं देगा, बट ये ओरिजिनल क्वेश्चन तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ओरिजिनल क्वेश्चन तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं डिनोमिनेटर इक्वालिटी हमेशा ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देख करके करो, ओरिजिनल क्वेश्चन को देख करके करो। समझ में आ रहा है ना? x = 4 अगर हो गया तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना दोस्त। अगर ओरिजिनल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो गया तो बात बनेगा कैसे? समझ में आ रहा है ना? तो x का वैल्यू 4 आंसर में नहीं आना चाहिए, आपका क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है, बिकॉज x = 4 अगर हो गया तो 4 - 4 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तब आप क्या करोगे, 4 को आंसर से हटाओगे। समझ में आ रहा है ना? अगर 4 को आंसर से हटाना है तो 3 से 7 इस इंटरवल में 4 घुस के बैठा है, तो 4 पे क्या कर देंगे, ब्रेकिंग कर देंगे। अगर 4 आंसर में घुस गया तो 4 पे क्या कर देंगे, ब्रेकिंग कर देंगे। ये देखो 4 पे ब्रेक कर दिया, आपका आंसर था ना 3 से 7 क्लोज, 4 आंसर में नहीं आना चाहिए था, तो 4 पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 4 पे ओपन लगा दिया, यूनियन दे दिया, 4 पे ओपन से 7 तक क्लोज, मतलब 4 से ओपन लगा दिया। कुछ कुछ बुक्स में आंसर को इस प्रकार से भी लिख देता है, ठीक है, -5 यूनियन 3 से 7 तक करके और इधर -4 कर देता है, 4 को ऐसे हटा देते हैं। बस इस प्रकार से आप मत लिखो, अच्छा नहीं लगता इस प्रकार से लिखने में, आप ऐसे ही लिखो, बेहतर होगा, ठीक है। सेट बना करके 4 को सबट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का कांसेप्ट है ना, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। 3,7 में वो सारी चीज है जो उधर नहीं है, उधर कौन है, 4 है, इंटरवल भी तो सेट ही है, कलेक्शन ऑफ सेट। चलो तो इस प्रकार से आपने 4 को क्या कर दिया, ब्रेकिंग कर दिया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस चीज को सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिख किया है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो मोटे मोटे तरीके से जितने भी बेसिक इनइक्वालिटी के कांसेप्ट से सारे मैं आपको सिखा चुका हूं लगभग। अभी आखिरी एक आध दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आपका वो चीज भी दूर हो जाएगा। चलो हो गया लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, देख लेते हैं। देखिए x + 2 into x² - 2x + 1, ठीक बात है, डिवाइडेड बाय -4 + 3x - x²।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आरएचएस तो ऑलरेडी 0 है, एलएचएस को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस करो। तो मैं बोलूंगा एक तो फैक्टर लीनियर फैक्टर है ऑलरेडी, इसको लीनियर फैक्टर करना है, मतलब ये क्या है x माइनस वन होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो उसको फैक्टराइज क्या करोगे। और इसको अगर लीनियर फैक्टर बनाना है तो सबसे पहले आप लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करोगे, दैट इज माइनस कॉमन लोगे, तो अंदर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस माइनस को अगर हटाना है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट जैसे ही मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अभी आपको इस चीज के पीछे आप पढ़ेंगे, जैसे लास्ट क्लास का होमवर्क में पीछे हो रहा था, इस चीज को आप मिड टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। देखो इस चीज को आप मिड टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है। और आपको एक और अजीब सा चीज यहां पे मिलेगा, आज का पहला क्वेश्चन जो था उसमें भी आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे, बट उसमें आंसर जो रूट्स जो है वो रियल मिल रहा था, और नंबर लाइन में रियल का ही जगह है, इमेजिनरी का जगह नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू निकालने जाओगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, आप देखोगे ना कुछ अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब आपके पास आंसर इमेजिनरी आ रहा है। तो अभी आपका मन में शक घुस गया, अरे सर ने तो बोला था ये तो रियल नंबर लाइन होता है, अभी इस रियल नंबर लाइन के ऊपर मैं इमेजिनरी नंबर्स को कैसे जगह दूं, वो समझ में नहीं आ रहा है सर खेल। अभी खेल को सुनो, अच्छे से ध्यान से सुनो, देखो मैं आपको समझाता हूं। इस एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, मैं दिखाता हूं आपको। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता था ना, परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना आता है, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे वो तो आता है ना, वही काम कर रहा हूं। ट्वाइस ए बी का जरूरत है ना फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ट्वाइस ए इंटू बी कौन होगा, 3/2 होगा ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है, ताकि 2 कैंसिल होकर के एडजस्टमेंट हो जाए, और 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9/4 होगा, प्लस 4 माइनस 9/4। देखो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल ही है, 2 कैंसिल करो, 9/4 कैंसिल करो, वही आएगा। तो ये तो चीज आपको आता होगा एग्जैक्टली। अभी इतना सा चीज जो है वो मिलकर के क्या बन जाएगा, वो मिलकर के बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 9/4 मिलकर के क्या बन जाएगा, 16 माइनस 9 कितना, 7/4। कहने मतलब बस अभी इतना सा चीज देखो आप कि अगर मैं x का वैल्यू यहां पे कुछ भी पुट करूं क्या कोई फर्क होगा, x का वैल्यू अगर मैं कुछ भी यहां पे पुट करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम जानते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का कोई भी रियल वैल्यू के लिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है रे, हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है। मैंने बोला था ना लीनियर के पावर में, अगर पावर में किसी भी एक्सप्रेशन का पावर में अगर कभी भी कोई इवन नंबर आ जाए तो वो एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। मैंने आपको बोला था ये बात, वैसे मैं इसमें बहुत बार सिखाया था चिल्ला चिल्ला के कि ये चीज जो है हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव। देखो ना x का कुछ भी वैल्यू पुट करो, जब भी पॉजिटिव अगर आया आंसर तो पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव तो आएगा ही ना, और नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और x का वैल्यू जब 3/2 होगा तब ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए पावर में अगर इवन है तो वो क्वांटिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, समझ में आ रहा है। और उसके साथ अगर मैं 7/4 कर देता हूं ना तो ये 7/4 तो हमेशा 7/4 से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन तो हकीकत में 7/4 से बड़ा है, मतलब ये तो पॉजिटिव है, ये तो इनडायरेक्टली क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनडायरेक्टली पॉजिटिव है तो डायरेक्टली उसको उधर मल्टीप्लाई करके हटा नहीं सकते हो क्या, बराबर हटा सकते हो। यही तो मॉड्यूलस की तरह ही तो चीज है ना कि ये पॉजिटिव है, बस अंतर सिर्फ इतना सा था कि इस मॉड्यूलस को डायरेक्टली देख के आसानी से पहचान सकते कि मॉड्यूलस का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे आसानी से अपन पहचान नहीं सकते, अपने को बना के दिखाना पड़ेगा कि ये चीज जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर माइनस 7/4 होता तो मैं क्या बोल पाता ये पॉजिटिव है, नहीं बोल पाता, बिकॉज इसका आंसर अगर 1 हो गया, ये पॉजिटिव आप बोल रहे हो ना, इसका आंसर अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 7/4 तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं बोल सकता हूं। बट परफेक्ट स्क्वायर प्लस एनी पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये कंफर्म है। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, इस पूरे नंबर लाइन से कोई भी वैल्यू अगर उठा करके यहां पे पुट करोगे ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए ये पॉजिटिव को उधर मैंने लेके चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इसी एक्सप्रेशन से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर कैंसिल हो गया और इधर 0 into that 0 हो गया, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी।
समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इसीलिए नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो अभी आपका आंसर आप निकाल दो, क्या हो जाएगा? -2 1 प्लस यहाँ पे पावर क्या है? इवन है, इवन है तो साइन चेंज होगा? नहीं होगा। फिर यहाँ पे पावर क्या है? ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, दैट इज क्या आएगा? माइनस। समझ में आ रहा है? तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -∞ से -2 तक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? -∞ से -2 तक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? -∞ से -2 तक हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको फाइनली क्या चेक करना है? इक्वालिटी और डिनोमिनेटर चेक करना है। इक्वालिटी, इक्वालिटी है क्या? हाँ है। इक्वालिटी अगर है तो ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। ये एक्सप्रेशन 0 कहां पे होगा? -2 पे होगा और 1 पे होगा। तो -2 पे तो हम ओ क्लोज कर दो तो आंसर में आ गया, -2 इंक्लूड हो गया। और 1 भी तो आंसर में आ सकता है ना, क्योंकि 1 के लिए भी तो ये 0 होगा और 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो 1 तो इस इंटरवल में तो नहीं आ रहा है, तो 1 को एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। कैसे? सेट बना करके, सिंगलटन सेट बना करके यूनियन दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो 1 भी आंसर में इंक्लूड हो गया। और फाइनली डिनोमिनेटर चेक कर लो, क्या ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो सकता है? बोले सर ये कभी तो 0 हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये हमेशा 7/4 से बड़ा है। और अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन माइनस के साथ ये 7/4 नहीं, सिर्फ ये एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूं। माइनस तो इसको नेगेटिव बना देगा। ये एक्सप्रेशन 7/4 से बड़ा है। समझ में आ रहा है ना सर? ये एक्सप्रेशन अगर 7/4 से हमेशा बड़ा है तो कभी भी ये 0 हो सकता है क्या सर? नहीं। अगर माइनस लगा दोगे तो ये -7/4 से छोटा हो जाएगा, है ना? -7/4 से छोटा हो जाएगा। तो -7/4 से अगर कोई भी एक्सप्रेशन छोटा है तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? सॉरी 0 हो सकता है? इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता है। किसी भी x के वैल्यू के लिए ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता है तो डिनोमिनेटर का कोई टेंशन है ही नहीं। मतलब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? किसी भी x के वैल्यू के लिए 0 हो नहीं सकता। मतलब मैं रियल वैल्यूज ऑफ x की बात करूं, इमेजिनरी आंसर आप इसको 0 करके अगर यहां से सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा? 3 + √7/2 आएगा और 3 - √7/2 आएगा, वही तो आएगा ना। तो ये तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी पुट करोगे तब तो 0 आएगा। बट वी आर डीलिंग विद ओनली रियल वैल्यूज ऑफ x। हमें जो यहाँ पे सॉल्व करने बोला है वो x का कौन सा आंसर निकालने बोला है? ओनली रियल वैल्यूज निकालने के बोला है। पूरा जेई सिलेबस, पूरा 11-12 सिलेबस में हम कभी भी रियल सॉल्यूशन छोड़ के दूसरे किसी सॉल्यूशन की तरफ देखते ही नहीं है। सिर्फ एक चैप्टर में देखते हैं, और वो चैप्टर कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। उस चैप्टर के अलावा पूरा सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर्स की बात होता है। कि कौन से नंबर्स के? रियल नंबर्स के। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ब्रांच ही अलग हो जाता है। आप बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और अगर हायर मैथ्स लेकर के पढ़ते हो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको सीखने को मिलेगा। उधर जाकर के आप पढ़ोगे, जो भी रियल नंबर में आप सब कुछ पढ़ोगे, वापस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में उधर पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका पूरा आइडिया। ठीक है? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 1 को छोड़ना भूल मत जाना। ठीक है? 1 को लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है? और यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला कि हिडन चीज देख के पता ही नहीं चलता है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है? थियरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिखाने के बाद में डायरेक्टली देख के बता दोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उधर बताएंगे, लॉजिक के साथ उधर बताएंगे। बट अभी के लिए आप बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, परफेक्ट स्क्वायर बना करके ही चेक करो। ठीक है? जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि आसानी से फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसका रूट निकालने जाओगे ना। निकालने के बाद अगर इरेशनल आया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा था, तब तो ठीक है, इरेशनल्स आर रियल नंबर्स। ठीक है? वो तो ठीक है। बट अगर इमेजिनरी आया तो आप खेल समझ जाओगे कि ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तुरंत साइड में परफेक्ट स्क्वायर बना करके चेक करके देख लोगे क्या ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x हमेशा पॉजिटिव है या नहीं। अगर है हटा दोगे, अगर हमेशा पॉजिटिव है तो हटा दोगे, और अगर हमेशा नेगेटिव है तो भी हटा सकते हो। हटा करके क्या कर दोगे? बस इनइक्वालिटी का साइन को चेंज कर दोगे। देखो ना, यहाँ पे तो ये पूरा पॉजिटिव था, बट अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ से ये पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बन गया ना। तो इस नेगेटिव को अगर मैं हटाया तो देखो ना, यहाँ से साइन चेंज हो गया। बात तो बराबर ही है ना। ठीक है? बात तो बराबर ही, कोई इश्यू नहीं उसमें। ठीक है? तो इस प्रकार से आप चीजों को सॉल्व करोगे। लास्ट क्लास का जो होमवर्क था उसमें भी वही लफड़ा हो रहा था शायद आपको, कि परफेक्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा था जो कि मिड टर्म से फैक्टराइज नहीं हो रहा है। ठीक है? अगर उसका आंसर इमेजिनरी है तो आप उस प्रकार से हटाओगे। अगर इरेशनल आ रहा है तो इरेशनल अगर आ रहा है तब तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब अगर इरेशनल आता है तब तो उसको 2 लीनियर फैक्टर में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर जैसे 1 + √5/2 और 1 - √5/2 आ रहा था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो रूट्स क्या हो जाएगा? x - 1 + √5/2 और x - 1 - √5/2, और फिर उन दोनों को भी नंबर लाइन में आपको प्लॉट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है? चलो
तो ये बेसिक टॉपिक जो है वो खत्म हुआ, ठीक है। अभी ये लेक्चर प्रॉपर्ली देखो, देखने के बाद होमवर्क मेरे से मांग के लेके जाना, ठीक है। होमवर्क दूंगा, ये वीडियो तो पहले फिर भी आज के लिए तो मैं सभी को दे दूंगा ये वीडियो, बट नेक्स्ट लेक्चर से सभी को नहीं मिलेगा लेक्चर। जो होमवर्क करेगा उसी को लेक्चर मिलेगा, ठीक है। उसी को पढ़ाऊंगा। जो होमवर्क नहीं पढ़ेगा, नहीं करेगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। सिर्फ टीचर को पढ़ाने से कुछ ही नहीं होगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स को मैं बोल दूंगा और आपको पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं को पढ़ाऊंगा, चाहे एक ही बच्चे को पढ़ाऊं, कोई इशू नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मेरे क्लास में 1000 बच्चे बैठे या फिर एक बच्चे बैठे बराबर है, ठीक है। बट जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े भाई, ठीक है। उसको सेलेक्ट करा के छोड़िए, ठीक है। तो आप जो है ना वो आप ये सारे कहानी कर लेना अच्छे से, है ना। कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली फोन करके, मैसेज वगैरह करोगे तो इतने मैसेज आते पूरा दिन भर, डाउट में कब रिप्लाई दूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। तो फोन कर देना, तो उसी वक्त आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फोन में रिसीव नहीं करता तो बाद में घुमा के ऐसे करूंगा, ठीक है। तो हो गया ये, है ना। अभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा अच्छा खासा, फिर जाकर के हम इरेशनल इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, उन सब के ऊपर कमांड बना सकते हैं। पहले इस चीज के ऊपर कमांड बनाना जरूरी है। अगर यही नहीं आता है तो आगे तीनों टाइप की इनइक्वालिटी सीखना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को पहले आप बेसिक ग्रिप में लाओ, ठीक है। मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आप उन सबको करोगे, करने के बाद जाकर के आपका ग्रिप और स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रख रहे, अलविदा। आप प्रॉपर्ली होमवर्क करके, आप वीडियो को देख करके पूरा अच्छे से नोट्स वगैरह बना करके, ये कैलकुलस का पहला चैप्टर है, नोट्स वगैरह बना करके आप मेरे से होमवर्क मांग के लेके चलिएगा, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं।